तो स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें यानी सांख्यिकी में अगर हम बात करें तो बेसिकली इतनी चीज़ें होती है जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। इसका PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, यानी डिटेल में थ्योरी के साथ में, तो आप वो देख लेना, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं SSC के लिए, बेसिकली इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। हालांकि मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, 2 पार्ट में ये आएगा, फिर मर्ज करके मैं एक डिटेल वीडियो यानी कि 1-1.5 घंटे का ये पार्ट रहेगा और 1-1.5 घंटे का दूसरा, यानी 2 से 3 घंटे में आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स आपके CGL मेन से +1 लेवल तक करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा क्या होता है, डेटा की परिभाषा क्या होती है, किसको हम डेटा कहते हैं, रेंज क्या होता है यानी परास क्या होती है, मीन यानी माध्य क्या होता है, मीडियन माध्यिका क्या होती है, मोड बहुलक क्या होता है, मीन कितने तरह के हो सकते हैं, एरिथमेटिकल मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य क्या होता है, साथ ही साथ कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन, जो चीज़ें आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी जो आपके एग्जाम में आ सकती है, सिलेबस में है, वो सारी चीज़ कवर करने वाले। तो वीडियो मन करेगा तो लाइक कर लेना, मेहनत अच्छी लगेगी, आपको समझ आएगा तो लाइक कर लेना, कमेंट में एक प्यार भरा मैसेज छोड़ देना मन करेगा तो, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पेन कॉपी उठा लो, जहाँ पे नोट्स बना रहे थे स्टार बैच का, उसी में हेडिंग डालो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, हिंदी में लिख लो, जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो लिखते चलेंगे साथ साथ। सांख्यिकी आपका हिंदी होती है, सांख्यिकी मतलब, देखो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वाई वी नीड स्टैटिस्टिक्स। आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे इलेक्शन हुए, कहीं पे 1000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया कोई, ठीक है। आप कहते हो जैसे एग्ज़ाम होता है, आप लोग कहते हो भैया कट ऑफ एनालिसिस कब आएगी, कट ऑफ कब बताओगे हमें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो वो कट ऑफ किस तरह से आती है, कट ऑफ हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जो डेटा आप लोग हमें प्रोवाइड करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, उस डेटा से जो चीज़ें निकल के आती हैं उसी को हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। यानी जो वो हम एनालिसिस करते हैं वो ओवरऑल किसके अंतर्गत आता है, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। अगर कोई इलेक्शन होता है, कितने % वोट कैसे पड़े, वैलिड कितने थे, इनवैलिड कितने थे, इस पार्टी को कितने मिले, उस पार्टी को कितने मिले, इस कैंडिडेट को कितने मिले, इस बूथ पे उन वाले कैंडिडेट को कितने मिले, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपकी मैथमेटिक्स का एक यूज है जो नॉर्मल लाइफ में यूज होता है। सांख्यिकी संख्याओं का मतलब एक अध्ययन है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनका अध्ययन है, जिसमें आपको बस जोड़ना घटाना गुणा भाग यही सब होता है, बेसिक सी चीज़ें, और कुछ चीज़ें और होती हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ें सीखेंगे, आप लोग हेडिंग डालते चलेंगे, साथ ही साथ पेन कॉपी उठ गई हो तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो इटैलिक लिखा हुआ है ये सेकंड पार्ट में आएगा, ये फर्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है। हो सकता है आप मस्ट वीडियो देख रहे हो, जब दोनों पार्ट आ चुके हो तो इसी वीडियो में पूरा हो जाएगा, 3 घंटे की अगर रहेगी तो। जो पहली हेडिंग थी हमारी डेटा, डेटा क्या होता है, डाटा जिसको कुछ लोग कहते हैं, डाटा होता क्या है, व्हाट इज़ डाटा ऑल अबाउट। यहाँ पे मैंने परिभाषा में लिख दिया कि डाटा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है, यानी ये तथ्यों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, सेट होता है। डाटा क्या होता है, कलेक्शन होता है, किसका, फैक्ट्स का, किसका संग्रह होते हैं, तथ्यों का। तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, तथ्य वो नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये कोई 5 संख्याएं, यानी 5 नंबर का कोई टेस्ट हुआ, 5 नंबर का टेस्ट हुआ जिसमें 5 अलग अलग स्टूडेंट के प्राप्तांक दिए गए, यानी कि कितने कितने नंबर मिले, वो डेटा जो दिया गया उसको हमने एक सेट में लिख दिया। तो हम कह सकते हैं ये डेटा किसका है, 5 अलग अलग स्टूडेंट के टेस्ट मार्क्स का डेटा है। क्लियर हो गया। वर्ड्स का कलेक्शन हो सकता है, वर्ड्स का, यानी एप्पल ले लो, ठीक है, गुआवा ले लो, ग्रेप्स ले लो, ये मान लो इसका समूह बना दिया गया, इसका एक सेट बना दिया गया। इसका सेट अगर मैं पूछूं, ये मान लो रश्मि पसंद करती है, ये मान लो आपका मोहन पसंद करता है, और ये मान लो रोहित पसंद करता है, तो आपसे अगर कहा जाए कि ये किसका संग्रह है, तो आप कहेंगे ये डेटा है किसका, इन तीनों द्वारा पसंद किए गए फलों का डेटा। तो वर्ड्स के रूप में भी हो सकता है, मेजरमेंट्स के रूप में भी हो सकता है। मान लो मैंने कहीं लिख दिया 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, और मैंने इसके ऊपर लिख दिया राम, इसके ऊपर लिख दिया श्याम, इसके ऊपर लिख दिया जाम जाम वैसे नाम नहीं होता लेकिन लिख लो जाम, और मैंने कहा कि ये इनकी हाइट है, यानी राम की हाइट ये है, श्याम की हाइट ये है, जाम की हाइट है, और इसका एक कलेक्शन कर दिया। तो हम कह सकते हैं ये डेटा क्या है, हाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट पीपल, यानी राम, श्याम और जाम की जो हाइट है उसका कलेक्शन है, यानी ये भी एक तरह से डेटा है। तो मेजरमेंट हो गया। ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, यानी डेटा ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे लिख दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एक अंग्रेजी एक हिंदी, यहाँ लिख दिया -12 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये क्या है, टेम्परेचर, मान लो 3 अलग अलग जगहों का टेम्परेचर। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, किसका, कलेक्शन ऑफ डेटा, किसका, डेटा कहाँ क्या है यहाँ पे टेम्परेचर डेटा, यानी कि 3 अलग अलग जगहों के ABC, मान लो 3 जगहें हैं, ABC के टेम्परेचर का जो डेटा है वो, मतलब ABC के जो टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन का, बेसिकली टेम्परेचर के ऑब्जर्वेशन जो हमने किया उसका जो कलेक्शन है वो भी एक डेटा होगा। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट जो होगा यानी अलग अलग चीज़ों का संग्रह जो होता है उसको हम डेटा बोलते हैं। क्लियर हो गया, डेटा अगर आप कोई पूछे तो बता पाओगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समझ आ गया। अगली चीज़ है, कोई चीज़ जब होती है ना तो रिप्रेजेंट भी की जाती है। देखो अगर मैं कहूँ धन किसे बोलते हैं, एडिशन किसे बोलते हैं, आप कहोगे इसे, मैंने कहा इसमें कहीं लिखा नहीं है, फिर हम इसे एडिशन कैसे क्यों कह रहे हैं, आप कहोगे एडिशन जो होता है यानी जोड़ जो होता है, जोड़ना जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। अगर मैं कहूँ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आप तुरंत लिख देते हो, क्यों ऐसा लिखते हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को इस तरह से निरूपित किया जाता है। सेम चीज़ होता है डेटा को निरूपित करने का, यानी डेटा को कैसे निरूपित करते हैं, तो आप लिख लो डेटा को निरूपित करने की विधियाँ या कितने तरीके से डेटा को लिखा जाता है। ये DI में भी काफ़ी हेल्पफुल है। देखो जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का वो कई तरीके से हो सकता है, बेसिकली 4 तरीके होते हैं, लेकिन एक एक करके जानते हैं। पहला होता है बार ग्राफ। आपने देखा होगा बार ग्राफ, यहाँ बार ग्राफ की डिफिनीशन लिख दी। बार ग्राफ होता क्या है, बार ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्ड डेटा को, रेक्टेंगुलर बार्स, लेंथ प्रोपोर्शन टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। बेसिकली जो बार ग्राफ होता है, ये तो किताबी लैंग्वेज हो गई, बार ग्राफ जो होता है वो अलग अलग, देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बार ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है। मान लो ये ग्राफ है कोई, यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, यहाँ पे लिख दिया मैंने 50, यहाँ पे लिख दिया मैंने 60, यहाँ पे लिख दिया राम, यहाँ पे लिख दिया श्याम, यहाँ पे लिख दिया घनश्याम। ये बेसिकली अगर मैं कुछ ना बताऊं, मैं कह दूं ये मार्क्स हैं और ये लिख दूं स्टूडेंट्स हैं। राम, श्याम और घनश्याम 3 स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को अगर हम लिखें तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं राम वाला ये जो पिलर है कहाँ तक आ रहा है, 50 तक, यानी राम ने 50 अंक प्राप्त किए। श्याम ने 30 तक आ रहा है, श्याम ने 30 अंक। और जो घनश्याम के जगह पे पिलर है, घनश्याम की जगह वाला पिलर, वो कहाँ तक पहुँच रहा है, 60 तक। तो हम कह सकते हैं घनश्याम के मार्क्स 60। तो इस तरह से यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में जो निरूपण होता है किसी भी डेटा का, उसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ किसे कहते हैं, बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स ग्रुप डेटा विथ रेक्टेंगुलर बार्स। ये कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है, विद लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट, यानी इनकी लेंथ देखो। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में प्रिया के मार्क्स कितने हैं, तो आप देखो इंग्लिश में प्रिया के मार्क्स यहाँ तक हैं, यानी कि 60 लगभग है। देखो इंग्लिश में ब्लू वाला इंग्लिश है और किसके, प्रिया के, तो कहाँ तक है, 60 तक। 60 तक इसकी लेंथ गई, यानी इंग्लिश में प्रिया के मार्क्स 60। तो वही कहा गया इनकी लेंथ जो होगी वो प्रोपोर्शन होगी, इनके प्रोपोर्शनल में होगी, यानी समानुपाती होगी इनकी वैल्यूज के। और कहा गया वार कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजेंटली, यानी हम इसको ऐसे, ये कैसा है, ये है आपका कैसे, ये है आपका हॉरिजेंटली, और वर्टिकली कैसे निरूपित कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने दिखाया था कि ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। यानी कि बार ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, खड़ी लाइन भी और पड़ी लाइन भी हो सकता है। क्लियर हो गया बार ग्राफ क्या होता है। तो कुछ भी निरूपित करना है आप बार ग्राफ पे निरूपित कर सकते हो, अलग अलग लोगों का जो डेटा है। दूसरी मेथड होती है पाई चार्ट। आपने DI में देखा होगा कि ये पाई चार्ट है, मैंने इसी वजह से रोहित की क्लास लिख दी ताकि आपको ये लगे कि मैंने मेहनत करी है PDF पे। देखो पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट में कहा गया ये टाइप ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ का एक टाइप होता है जिसको जिसमें एक सर्कल को कई सारे सेक्टर में डिवाइड किया जाए। सेक्टर मतलब 2 रेडियस अगर सर्कल की खींच दो तो वो सेक्टर, जो ये एरिया मिलता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो हमने मान लो ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लिया। अब इस सर्कल को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, यानी 5 भागों में हमने डिवाइड कर लिया। तो ये टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, कितने सेक्टर में डिवाइड कर लिया, 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। अब आप देखो ये रोहित की क्लास है, रोहित की क्लास है जिसमें रोहित द्वारा, शोभित द्वारा, प्रिया और मीनल द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिखाए गए। आप हमेशा समझिएगा कि ये जो टोटल होगा, अगर हम डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री के बराबर होगा। जो पाई चार्ट का टोटल वैल्यू होती है डिग्री में, यानी कि कोण के मान रूप में मान, तो 360 डिग्री होता है। और इसमें जितना जिसका शेयर है, जैसे रोहित का शेयर इतना है, मान लो ये लगभग कितना है, इतना 90 होता है, लगभग 135 है, 135 रोहित का शेयर हो गया, तो 135 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मान लो दे देता है टोटल पूर्णांक 360 मार्क्स का है, तो रोहित के मार्क्स कितने हो जाते हैं, 135 मार्क्स। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट निरूपित किया जाता है, जिसमें हम सर्कल को, पूरे सर्कल को मान लेते हैं टोटल, उसमें से डिवीजन अलग अलग लोगों का हिस्सा दिखाते हैं इस तरह से। बोलो क्लियर।
तीसरा होता है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बेसिकली होता है सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड विद दैट लाइन। मान लो देखो, रोहित, शोभित, प्रिया और श्वेता के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के मार्क्स दिए गए। देखो संस्कृत में तीनों के 100% मार्क्स है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रोहित के मार्क्स लगभग 90% है। देखो रोहित के सामने इंग्लिश 90%। ये लाइन देखो, इंग्लिश वाली अगर हम लाइन देखते चलें, देखो यहाँ पे इंग्लिश वाली लाइन ये है, इंग्लिश वाली लाइन रोहित के मार्क्स 90। अगर मैं शोभित की बात करूँ तो लगभग देखो ये 50 तक झुक रहा है। ये देखो 50 के आसपास ये लाइन मुड़ के आ जा रही है। अगर हम बात करें प्रिया की तो प्रिया की फिर से वही 90 के करीब पहुँचा और श्वेता का एकदम 95 के करीब पहुँच गया। तो इस तरह से भी हम डेटा दिखा सकते हैं। इसको लाइन ग्राफ कहते हैं। जहाँ पे लाइन खींची होगी उसको हम लाइन ग्राफ कहेंगे, ठीक है। और जो डेटा बिंदुओं की श्रृंखला होगी यानी सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स, उसको हम मार्कर कहेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, मैं बता दे रहा हूँ। एक आपने पढ़ा होगा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ बेसिकली होता है किसी चीज़ को हमने फिगर के फॉर्म में निरूपित कर दिया। यानी देखो ऐसे बना दिया और इसको हमने कहा बच्चे हैं। अब अगर हम बस में बात करें तो ये कहा गया जो एक आपका इमोजी है वो 3 बच्चों को निरूपित करता है। तो बस में कितने बच्चे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 इमोजी मतलब एक इमोजी बराबर 3 बच्चे, तो 7 इमोजी बराबर 21 बच्चे, यानी 21 बच्चे बस में आ रहे हैं। कार की बात करें तो 3 चौको 12 बच्चे आ रहे हैं। वॉकिंग में ऐसे, तो आप इस तरह से भी निरूपित करते हैं। इसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, यानी पिक्चर जहाँ पे डाल के ग्राफ बना रहे उसको पिक्टोग्राफ। बेसिकली ये भी डेटा ही निरूपित करता है। अगला होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है? जैसे देखो अगर डेटा को निरूपित करना है, अगर मैं कहूँ कि मान लो कोई 5 साल, 6 साल और 8 साल, ये मान लो एज है, ये एज ग्रुप है और ये पर्सन्स है, कितने लोग हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5, 8 और 9 साल के बच्चे हैं, 5, 8 और 9 साल के बच्चे हैं, तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 5 से 10 एज ग्रुप वाले बच्चे, 5, 6, 8, 9 को हमने 5 से 10 एक इंटरवल बनाया जिसके बीच में इन डेटाज को निरूपित कर दिया। हमने 5, 6, 8, 9 अलग अलग ना लिख के हमने कह दिया 5 से 10 साल वाले 4 बच्चे हैं, कह दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 5 से 10 साल वाले 4 बच्चे। इसी प्रकार से अगर मैं मान लो ऐसा कह दूँ कि मान लो कहीं पे एज ग्रुप लिखी है, एज ग्रुप लिखी हुई है, तो देखो मान लो ऐसे कह दिया मैंने 4, 5, ये एज ग्रुप हो गई, ठीक है। अगर मैं कहूँ ऐसे 14, 17, 19, 18, अब अगर हम इसको बार ग्राफ पे निरूपित करते हैं, हमने इंटरवल बनाया 10-10 का, यानी 0 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40। अब बताओ 0 से 10 के बीच एज ग्रुप वाले कितने हैं? 1, 2। तो ये देखो ये 2 तक आया, ये यहाँ पे 2 है, तो ये 2 तक, मान लो यहाँ तक है तो ये 2 तक। अगर मैं बात करूँ 11 से 20, तो आपने कहा 11 से 20 वाले 1, ये भी उसी इंटरवल में यानी उसी गैप में आएगा, उसी स्पैन में आएगा। 17 साल भी 11 से 20 के बीच में है, 19 साल भी 11 से 20 के बीच में, और 18 साल। तो 11 से 20 वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमने 11 से 20 वाले ग्राफ को उठा के 4 तक पहुंचा दिया। इसी प्रकार से 21 से 30 वाले 8 लोग हैं, 31 से 40, यानी हम इंटरवल में जब हम फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे, यानी इंटरवल में, इस इंटरवल में यानी 5 से 10 साल वाले कितने लोग हैं, ये डेटा हमारा बताएगा कितने लोग हैं या कितना डेटा है। तो आप कहेंगे इस तरह से, यानी इंटरवल में जो हम इसको निरूपित कर देंगे, बेसिकली बार ग्राफ को जो हम इंटरवल में निरूपित करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। क्लियर हो गया? एक हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो पहली चीज़, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से निरूपित करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि देखो 25 से 30, 25.5 से 30.5 वाले कोई नहीं थे, तो हमने यहाँ पे कर दिया। 30.5 से 35.5 वाले कितने लोग थे? 9 लोग थे, तो हमने यहाँ तक। हमने बेसिकली क्या खींचा? हमने क्या खींचा भैया? हमने खींचा अभी हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट ले लिया हर जगह। हिस्टोग्राम का हर जगह मिड पॉइंट ले लिया। देखो यहाँ पे ये हिस्टोग्राम था, 25, यहाँ से इसका मिड पॉइंट ये हो गया 30.5, और 35.5 का मिड पॉइंट कितना हो गया? 33। तो 33 की जगह पे ये ले लिया, 33 की जगह, यानी हर ग्राफ का, यानी इस वाली लाइन का मध्य बिंदु लेके और ऐसे लाइन के रूप में मिला दो, तो ये आपका लाइन ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे बहुत कम काम आता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला बहुत कम काम आता है, आपको चीज़ें समझनी होगी। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लिखाते हैं। देखो टैली मार्क्स कितने हैं? मान लो आर्ट्स में 4 स्टूडेंट हैं। अब इसको टैली मार्क्स, टैली मतलब होता है 1, 2, 3, 4 और 5वां बनाना होगा तो काट दोगे, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरह, यानी ये 5-5 लिखा। अब देखो यहाँ पे आर्ट वाले कितने स्टूडेंट हैं? 4, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे और टैली मार्क्स यहाँ पे लिख दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई चीज़ आ रही है। तो आर्ट्स वाले कितने बच्चे हैं? 4, तो हमने 4 लिख दिया। मैथमेटिक्स वाले कितने बच्चे थे? 7, तो हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बच्चे मैथमेटिक्स वाले हो गए। साइंस वाले कितने बच्चे थे? 5, तो हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5।
तो साइंस वाले 5 हो गए। इंग्लिश वाले कितने बच्चे थे? 4। तो हमने कहा इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी कितनी, इंग्लिश वाले कितने बच्चे? 4। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है? जितनी बार आएगा कोई चीज़ जितनी संख्या में होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कितनी संख्या में था? 4। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में दिखाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत माइन्यूट सी चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए। अब आगे लिखो रेंज क्या होता है। आपको दिख रहा होगा, जूम करके देख लेना। बेसिकली रेंज क्या होता है, परास क्या होता है। देखो बात समझो, परास जो होता है, परास रेंज, एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ भैया कि इस थाने का रेंज कहाँ तक है, तो आप कहेंगे जहाँ से शुरू होता है जहाँ ख़त्म होता है। मान लो ये थाना है दिल्ली कैंट, यहाँ से शुरू होता है और ये न्यू दिल्ली तक ख़त्म होता है। तो हम अगर पूछें कि दिल्ली 6 मान लो इस थाने का नाम, तो दिल्ली 6 थाने की रेंज का क्या है, तो आप कहेंगे दिल्ली कैंट से शुरू होता है, न्यू दिल्ली तक पे ख़त्म होता है। यानी जहाँ से शुरू हुआ यानी मिनिमम वैल्यू जहाँ से शुरू होता है, और जहाँ ख़त्म हुआ यानी मैक्सिमम वैल्यू, इसके बीच जो चीज़ें आएंगी वो आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। यानी अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ये 5 किलोमीटर की दूरी पे था और ये वाला 10 किलोमीटर की दूरी पे था, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 10 किलोमीटर तक, यानी 10 मैक्सिमम वैल्यू माइनस 5 मिनिमम वैल्यू, यानी कि 5 किलोमीटर इस थाने की रेंज हो गई। यानी आपने क्या किया, जो दूर वाला है यानी मैक्सिमम वाला, उसमें से मिनिमम वाला यानी कि घटा दिया, यानी कि मैक्सिमम वाला एकदम ख़त्म जहाँ पे होता है उसमें से जहाँ शुरू होता था उसको घटा दिया, तो आपका आ गया रेंज उस थाने की। सेम चीज़ होता है रेंज की डिफिनीशन, कि रेंज क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन गिवन डेटा इज कॉल्ड रेंज। यानी रेंज क्या होता है? रेंज होता है बेसिकली, रेंज क्या होता है भैया? परास क्या होता है? परास होता है किसी भी डेटा में, कोई भी डेटा का समूह, मतलब डेटा दिया गया, कोई भी कलेक्शन दिया गया, समूह दिया गया, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी यानी सबसे बड़ी वाली वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसमें से उसी डेटा की मिनिमम वैल्यू घटा देंगे, यानी कि हाईएस्ट में से लोवेस्ट वैल्यू घटा देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। यानी अगर आपको रेंज निकालना है, रेंज बेसिकली क्या होता है? रेंज होता है कोई डेटा दिया गया, उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसमें से मिनिमम वैल्यू घटा देंगे तो आपका रेंज आ जाएगा। समझ आ गया? मान लो एक डेटा है 1 7 9 11 6 14 20। अब इसका रेंज बताना। आपने कहा रेंज में सबसे पहले हाईएस्ट यानी मैक्सिमम 24 है, उसमें से घटाना है मिनिमम कितना है? 1। तो 24 माइनस 1 23। तो आपका रेंज कितना हो गया? 23 हो गया। क्लियर हो गया? 23 क्या हो गया? रेंज हो गया। बस इतना सा है। रेंज मतलब क्या होता है? परास, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू में से यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से मिनिमम वैल्यू घटा देंगे तो आपका रेंज आ जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब इस प्रश्न का उत्तर कर दो, चलो फटाफट। पहला प्रश्न देखो, रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकलेगा भाई साहब? रेंज मैक्सिमम वैल्यू पहले आप ताड़ेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे दिख रही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 21। क्या है? 21 मैक्सिमम वैल्यू। क्या है? 21 मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है? 4। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। क्या है? मिनिमम वैल्यू। क्या है? मिनिमम वैल्यू। तो आपने कहा रेंज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज की परिभाषा अभी हमने पढ़ी, परास क्या होता है? परास होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी 21 माइनस 4, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 17। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 17। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 17। क्यों? मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू हमने घटा दी। ये देखो होमवर्क करो इसका। चलो इस प्रश्न का बताओ। कहा गया मार्क्स इन अ सब्जेक्ट ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर एज फॉलो। 12 स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया, आपको रेंज बतानी। रेंज सबसे हाईएस्ट में से सबसे लो, सबसे हाईएस्ट आपको कहाँ दिख रहा है? 35 है, 37 है, 38 है, 42। सबसे हाईएस्ट 42 है मेरे हिसाब से। अब लोएस्ट कौन सा है? आप उसको लोएस्ट को घटा देंगे, यानी 42 यहाँ पे हाईएस्ट है। लोएस्ट कौन सा है भैया? लोएस्ट कौन सा है बताओ? लोएस्ट कौन सा है? उसमें से लोएस्ट कौन सा है? 17। इन दोनों को घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 42 में से 17 घटा के कमेंट सेक्शन में बताना इसकी रेंज क्या होगी। तो आप ऐसे लिखना SW2 और आंसर लिख देना उसके आगे, कमेंट में ये बताना। बोलो क्लियर? चलो अगला प्रश्न कर लो, ये भी कर लो, आपको समझ आ जाएगा। चलो इस प्रश्न का उत्तर करो। कहा गया गिवन बिलो आर डेटा मतलब हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन डेटा। रेंज कैसे निकलेगा? हाईएस्ट आप ताड़ो। हाईएस्ट कहाँ पे? 146 अभी तक है, 146 152 मिल गया, 152 154, यानी हाईएस्ट ये है। हाईएस्ट क्या है? ये। लोवेस्ट क्या है? लोवेस्ट देखो 128। 128 से छोटा कोई मिल रहा है? 128 से छोटा नहीं मिला, तो लोवेस्ट कौन सा हो गया? 128। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। यानी रेंज क्या होता है? रेंज होता है हाईएस्ट यानी मैक्सिमम में से क्या घटाना होता है? मिनिमम। क्या घटाना होता है? मिनिमम। यानी मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? परास। बोलो क्लियर है?
एक प्रश्न और ले लो, आपको एज दिया गया 6 बॉय और 6 गर्ल्स का, 6 बॉयज़ दिए गए और 6 गर्ल्स, उनकी एज दी गई। देखो बॉयज़ गर्ल्स की एज है 5 साल, 9 साल, 12 साल, 7 साल, 6 साल और 15 साल। बेसिकली एज का समूह, ये भी डेटा हो गया, यानी गर्ल्स का एज का डेटा दिया गया 5, 7, 9, 12 और 6, 15। अब आपसे कहा गया रेंज ऑफ ईच ग्रुप। अगर गर्ल्स की एज की बात करें तो 5, 9, 12, 7, 6, 15 कितनी है? 5, 9, 12, 6, 7, 15। इसका रेंज अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए रेंज कितना हो जाएगा? हाईएस्ट 12 में से लोवेस्ट 5 घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 7। यानी इसकी रेंज हो गई गर्ल्स की 7। अगर हम बॉयज़ की बात करें, हाईएस्ट कितनी दिख रही है? 12 नहीं, हाईएस्ट कितनी दिख रही है? 17। लोवेस्ट कितनी दिख रही है? 7। डिफरेंस ले लेंगे कितना आ जाएगा? 10। यानी कि बॉयज़ का रेंज कितना हो गया? 10। बॉयज़ का रेंज 10। अब अगर हम बात करें, कहा कि फाइंड द रेंज इफ़ द 2 ग्रुप्स आर कंबाइंड टुगेदर, यानी पूरे डेटा को एक मान लिया जाए। यानी कि आप ये पूरे डेटा को देखो, यानी आपके पास डेटा है 5, 9, 12, 7, 6, 15, 12, 7, 12, 14, 13 और 17। अब इस पूरे डेटा का इसका एक कलेक्शन बनाओ और इसका रेंज पूछा जाए तो रेंज कितना होता है? हाईएस्ट कौन सा? 17 में से लोवेस्ट कौन सा है? 5। इसको घटा देंगे तो 17 - 5 यानी कि 12 हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। रेंज समझ में आ गया? रेंज बेसिकली क्या होता है, आपको कई बार टेबल के फॉर्म में दे देंगे, घबराना नहीं, आपने देखना है कि डेटा में हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है। अब जैसे यहाँ पे ईच ग्रुप कहा गया तो अलग अलग बता सकते थे, गर्ल्स का और बॉयज़ का, फिर कलेक्टिव पूछा जाएगा तो कलेक्टिव भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया सबको रेंज? बोलो क्लियर? बहुत सुंदर। अब देखो ग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं। रेंज तो सारे लोग सीख जाते हैं। अब रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू माइनस सबसे छोटी वाली वैल्यू। लेकिन जब ग्रुप डेटा दिया जाए, ग्रुप डेटा बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इंटरवल में लिख दें, जैसे मैंने अभी बताया था कि 10 से 20 साल वाले 2 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 20 से 30 साल वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 30 से 40 साल वाले कितने हैं? 14। 40 से 50 साल वाले 8 लोग हैं। 50 से 60 साल वाले 3 लोग हैं। 60 से 70 साल वाले 8 और 70 से 80 के बीच में 2 लोग हैं। आपसे कहा गया इसका रेंज निकालना है। जब ग्रुप डेटा दे दिया जाए तो उसका रेंज कैसे होता है? यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। रेंज ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकलता है? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट इंटरवल माइनस लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट इंटरवल। समझो, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी से तो कोई मतलब नहीं, कितने बार आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं। हमें क्या ध्यान देना है? रेंज ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकलेगा? आपको अपर क्लास बाउंड्री देखना है हाईएस्ट इंटरवल का। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल होता है उसकी कोई लिमिट होती है लोअर और होती है हायर लिमिट, इसको हम इंटरवल बोलते हैं। मान लो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो 5 से 7 का मतलब 5 और स्लैश बीच में मार के 7 लिख देंगे तो ये 5 से 7 का इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, अंतराल बोल सकते हैं। आपसे कहा गया रेंज ऑफ ग्रुप डेटा क्या होता है? अपर क्लास क्या होता है? सबसे ज़्यादा वैल्यू जो रख रहा है, 70 से 80 अपर क्लास हो गया। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट इंटरवल, हाईएस्ट इंटरवल कौन सा हो गया? जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा 70 से 80, यानी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई? हाईएस्ट इंटरवल कितना हो गया? 70 से 80। इसकी अपर क्लास बाउंड्री यानी इसकी बाहर वाली अपर क्लास मतलब ज़्यादा वाली कौन सी है? 80, यानी इतने की वैल्यू हो गई इस पूरे की 80। ठीक है, अब फोकस करना दूसरे वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, मतलब फॉर्मूले के सेकंड पार्ट। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट इंटरवल कौन सा है? 10 से 20 वाला। इसकी 10 से 20 तो हो गया लोवेस्ट इंटरवल। क्या हो गया? 10 से 20 लोवेस्ट इंटरवल। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री यानी इसकी छुटकी वाली 10 से 20 छोटा वाला, यानी कहाँ शुरू हो रहा है? 10 से, यानी इसका कहाँ से शुरू हो रहा है? 10। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 10। यानी इसकी लोअर क्लास की बाउंड्री लेनी है किसकी? लोवेस्ट इंटरवल कौन सा था? 10 से 20 वाला। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी, और इन दोनों का अंतर ले लो, 80 - 10 कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाए। समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। आपको अगर ग्रुप डेटा का यानी इंटरवल में दिया गया है, जैसे 10 से 20 के बीच में, ये मान लो एज ग्रुप है, यहाँ पे लिख दो एज ग्रुप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे ये भी लिख दो कितने लोग हैं, यानी पीपल, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, 10 से 20 साल के बीच में 2 लोग हैं, 20 से 30 3, 30 से 40 14, 40 से 50 8, 50 से 60 3, 60 से 70 8, 70 से 80 2। अब आपसे कहा गया इसका रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या होता है? आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस लेना। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बेसिकली देखो रेंज क्या होता है? रेंज होता है हाईएस्ट यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये होता है, आपने पढ़ा है अभी। अब जब ग्रुप डेटा रहेगा तो मैक्सिमम किसका? हाईएस्ट इंटरवल का, यानी सबसे बढ़के वाले इंटरवल का, और मिनिमम किसका? लोवेस्ट इंटरवल का। बस इतना ध्यान रखें, यानी छुटके वाले का छुटकी लिमिट, बढ़के वाले की बढ़की लिमिट का डिफरेंस निकालना। अब
बड़के वाला 70 से 80, इसकी बड़की लिमिट कौन सी है 80, माइनस छुटका वाला कौन सा है 10 से 20, इसकी छुटकी लिमिट कौन सी है 10, तो 80 माइनस 10 कितना हो गया 70। बोलो लल्ला और ललित समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो बात बढ़िया है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। आप लिखें रेंज ऑफ ग्रुप डेटा इज रेंज बराबर बड़के इंटरवल की बड़की बाउंड्री माइनस छुटके इंटरवल की छुटकी बाउंड्री। हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिखो बड़के इंटरवल की बड़की बाउंड्री माइनस छुटके इंटरवल की छुटकी बाउंड्री, या अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट इंटरवल माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट इंटरवल। इससे आपको ग्रुप डेटा का जो है रेंज निकल जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? सुंदर से क्लियर हो गया? सुंदरता प्रश्न की बनी हुई है, बहुत सुंदर। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसका एक होमवर्क ले लो। देखो आपको एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई चीज़ मैंने मेंशन कर दी, इस वजह से मेंशन करी थी जब पीपीटी बना रहा था कि आपको चीज़ें मतलब पढ़ाते टाइम मैं कोई ऐसी चीज़ मिस ना कर जाऊँ जो ना बताऊँ। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि 30 से 40 लिया, फिर जस्ट 40 से 50, यानी कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब मान लो 3 इंटरवल मैंने लिए, मान लो 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये 3 इंटरवल बताया मैंने आपको क्या होता है। ये होती है लोवेस्ट लिमिट, ये होता है हाईएस्ट लिमिट, पता है ना। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल क्या होते हैं? जब एक की यानी पहले की, जब एक इंटरवल की हाईएस्ट लिमिट अगले इंटरवल की यानी जो अगला इंटरवल है उसकी लोएस्ट लिमिट के बराबर हो जाए। अगर किसी इंटरवल की हाईएस्ट लिमिट उसके अगले इंटरवल की लिमिट के बराबर हो जाए तो ऐसे इंटरवल्स को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस, यानी सतत, बीच में एक भी मिस नहीं हो रहा है। ठीक है, बीच में एक भी मिस नहीं हो रहा है, यानी कि 20 से 30 के बीच में इधर आ गया और 30 पॉइंट कुछ भी हुआ तो वो इस इंटरवल में आ गया। 30 से जरा सा कम हो, 29.99999 हुआ तो इस इंटरवल में आ गया। यानी कोई भी डेटा 20 से, अगर मैं इन दोनों डेटाज की बात करूं तो 20 से लेकर 40 तक कुछ भी वैल्यू होगी तो इन दोनों में आ जाएगी। तो जब एक इंटरवल की हाईएस्ट लिमिट अगले वाले इंटरवल की लोवेस्ट लिमिट के बराबर हो जाए, फिर एक की हाईएस्ट लिमिट अगले वाले के लोवेस्ट लिमिट के बराबर हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। और डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है? मान लो दे दिया गया 20 से, मान लो ऐसे दे दूँ 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कह दे कि भैया मैं 30.3 साल का हूँ, तो आप किस इंटरवल में रखें? आप कहेंगे ये 30 पे ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा चलो इस इंटरवल में तो नहीं है। आपने कहा ये 31 से शुरू होता है, यानी 31 मिनिमम होना चाहिए, इसमें भी नहीं आएगा। तो आप जब दोनों में नहीं रख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ चीज़ें मिस हो रही, यानी मिस होने का मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर ऐसा इंटरवल है तो डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी जब एक की हाईएस्ट लिमिट दूसरे के लोएस्ट लिमिट के बराबर ना हो तो आप सीधे कह दोगे कि क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। समझ आ गया? तो ये कैसा है आपको देखो, 30 से 40 आया, फिर 40 से जस्ट बड़ा इसमें, 50 से जस्ट बड़ा इसमें आ गया, 60 से जस्ट बड़ा इधर आ गया, तो ये है कॉन्टिन्यूअस। देखो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या काम करना होता है? रेंज क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया रेंज क्या होता है? बड़के वाले की बड़की लिमिट, बड़के वाले की बड़की लिमिट यानी 100 माइनस छुटके वाले की छुटकी लिमिट, छुटके वाले की छुटकी लिमिट 30। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 70। तो आपका आंसर कितना हो गया? 70। बोलो क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। अब अभी आपको मैंने बताया कि भैया कुछ चीज़ें होती है कॉन्टिन्यूअस इंटरवल और कुछ होता है डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी असतत। अब इसका क्या करेंगे? जब नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूअस वाला पढ़ा। नहीं, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि भाई है, देखो भैया, सारे भैया दीदी लोग ध्यान से देखें। जब ऐसा आ जाए ना कि 16 से 20, फिर 20 से 21 के बीच वाला मिस हो गया, तो आप क्या काम करो? 0.5 घटा लो, 0.5 इसमें से घटा लो। बोलो क्लियर है? और इसमें 0.5 जोड़ दो, यानी लोवेस्ट लिमिट में से 0.5 घटाओ, लोवेस्ट लिमिट में से 0.5 घटाओ और हाईएस्ट लिमिट में से 0.5 जोड़ दो। अगर ऐसा करोगे तो 16 में से 0.5 घटेगा 15.5 और 20 में जुड़ेगा 20.5, फिर 21 में से 20.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 20.5 से 25 में जुड़ेगा तो 25.5,
फिर 26 में से लोएस्ट वाले में से घटाओ, 26 में से घटेगा 25.5, बड़े वाले में जुड़ेगा 30.5, फिर ऐसे यहाँ पे 30.5 घटेगा, 35 में जुड़ जाएगा 35.5, फिर यहाँ 36 में से घटेगा 35.5, 40 में जुड़ेगा 40.5, ऐसे यहाँ पे घटेगा 40.5, एक 45 में जुड़ेगा 45.5। यानी हमें क्या काम करना है, हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आगे वाले लिमिट में से 0.5 घटाया और पीछे वाले लिमिट में यानी कि हाईएस्ट लिमिट में 0.5 जोड़ दिया, मतलब किसी इंटरवल की लोअर लिमिट में से 0.5 घटाया, हायर लिमिट में 0.5 जोड़ दिया। यानी बेसिकली जो डिफरेंस था, देखो 20 से 21 का डिफरेंस कितना, एक हर जगह छूट रहा था, हमने वो डिफरेंस मेंटेन कर दिया। छोटको वाले को 0.5 और कम कर दिया, बड़के वाले को 0.5 बढ़ा दिया, तो डिफरेंस यानी 0.5 उधार थे और 0.5 किसी को और दे दिया, यानी ओवरऑल अब 1 रुपया उधार हो गए। तो डिफरेंस देखो +0.5 माइनस 0.5, यानी हमने डिफरेंस जो बीच का था वो हमने मर्ज कर दिया। ये मर्ज करने के बाद हमारा ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। देखो 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, यानी ये कॉन्टिन्यूअस हो। अब कॉन्टिन्यूअस हो गया तो आपको क्या काम करना है, जब ये कॉन्टिन्यूअस हो ही गया तो आपको उठा के क्या काम कर देना, हाईएस्ट लिमिट ऑफ हाईएस्ट इंटरवल। तो 55 में 0.5 जुड़ा था तो ये 55.5 होता, और इसमें से कितना घटा था भैया, इसमें से कितना घटा था 0.5, लोएस्ट लिमिट में से हर किसी के लोएस्ट लिमिट में से क्या घट रहा था 0.5, और हायर लिमिट में बढ़ रहा था। अगर मैं फिर से समझाऊं तो देखो हमने क्या किया, डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस बनाया, सबके लोएस्ट में से 0.5 घटाओ, तो इधर कितना हो गया 15.5, इधर कितना हो गया 20.5, इधर कितना हो गया 25.5, इधर कितना हो गया 30.5, इधर कितना हो गया 35.5, इधर कितना हो गया 40.5, इधर कितना हो गया 45.5, इधर कितना हो गया 50.5, और हमने क्या करना है, हायर में 0.5 जोड़ देना है, 20.5, 25.5, 30.5, अगला बोलो 35.5, अगला 45 कितना 45 कितना 40.5, ये 45.5, ये 50.5, और ये कितना हो गया 55.5। अब देखो, अब ये देखो 15 से 20.5, 20.5 से 25, 25.5 से 30, 30.5 से 35.5, 35.5 40 45, यानी कंटिन्यूअस हो गया, अब कुछ भी नहीं छूटा। अब जब इंटरवल आपका चेंज हो गया तो आपको क्या काम करना है, हाईएस्ट वाले की हाईएस्ट लिमिट, यानी सबसे बड़ा इंटरवल ये था, इसकी हाईएस्ट लिमिट 55.5 में से छुटके वाले की छुटकी लिमिट, छुटका वाले की छुटकी लिमिट 15.5 से 20.5 बचा है, तो इसकी छोटी वाली लिमिट कौन सी है 15. तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वाले की हाईएस्ट लिमिट 55.5 में से छुटके वाले की छुटकी लिमिट 15.5, कितना हो जाएगा डिफरेंस 40। तो क्या हो गया रेंज 40। समझ में आ गया भैया। तो डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो पहले उसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, फिर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट वाले की बड़के वाले की बड़की लिमिट, छुटके वाले इंटरवल की छुटकी लिमिट घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया एकदम, बहुत सुंदर। 7 प्रश्न कर लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है वो होता है माध्य। हमने रेंज पढ़ लिया, अब आते हैं मीन पे, यानी माध्य क्या होता है। माध्य से आपको कुछ ऐसा नहीं फील आता मध्य, लेकिन माध्यिका वाला मध्य नहीं होता भैया। माध्य बेसिकली होता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन का बेसिकली एवरेज, यानी आपको क्या काम करना है, आपको एवरेज निकाल देना है, आपका माध्य हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना, एवरेज। एवरेज कैसे निकलता था भैया, टोटल बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी माध्य क्या होता है, आपको क्या काम करना है, आपको टोटल लेना है और कितनी संख्याएं थी या कितना डेटा था उसका, उसमें कितने ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड कर देंगे, टोटल बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका मीन आ जाएगा। अभी इसमें कई सारी चीज़ें हैं, बस पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेसिक सी चीज़ मैंने बताई। देखो, मीन इज एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर। आपको जो चीज़ समझनी थी वो ये है कि मीन जो है वो एवरेज है गिवन नंबर्स का। बस मीन क्या है, माध्य क्या है, दी गई संख्याओं का औसत है। कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे निकालते हैं, दी गई संख्याओं के योग को संख्याओं की कुल संख्या से विभाजित करके आपको एवरेज निकालना है। इसको निरूपित करते हैं एक्स पे बार लगा के, ये एक्स बार मतलब एवरेज हो गया। ठीक, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज बेसिकली क्या होता है, एवरेज होता है सम यानी योग बटे कितनी संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन
का जो एवरेज होता है वो कैसे वो निकालते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ लेंगे, फिर कितनी ऑब्जर्वेशन थी उससे डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ मीन आ जाएगा 2, 3, 5, 7 और 9, इसका बताओ माध्य क्या होगा। तो आप कहेंगे 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 2, 26, फिर से जोड़ लो 10, 7, 17, 9, 26 और कितने हैं 5, 26 में 5 से डिवाइड कर दोगे 5.2 इसका मीन आ जाएगा। मीन क्या हो गया, सम यानी योग लेंगे बट ये कितने ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। क्लियर हो गया, सुंदर सा। अब हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखो दो तरह का डेटा होता है, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड मतलब ऐसे ग्रुप नहीं बनाया गया, आपको डेटा दे दिया गया। जैसे यहाँ पे देखो आपको कुछ डेटा कहा गया 20 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स दिए गए, आपको उनके परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं। आपसे कहा गया कि इनका एवरेज निकालना, इनका एवरेज यानी कि मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, तब तक मैं ये वाला निकलवाई दे रहा हूँ, या एक निकलवाई दे रहा हूँ, दूसरा आपको निकालना है। डेटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जूम कर दे रहा हूँ। अब देखो, अब देखो, अब देखो भैया, अब देखो, हाँ अब दिख रहा है। चलो अब इसका एवरेज निकालना है आपको, निकालो। आप क्या काम करेंगे, पहले गिन लो कितने हैं, 20, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 5, 20, सबको जोड़ लो। सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2, 5, 9, 14, 9, 23, 6, 29, 5, 34, 4, 38, 4, 42, 5, 47, 3, 50, 2, 52, 1, 53, 4, 57, 5, 62, 8, 70, 2, 72, 8, 80 के 0 हासिल आएगी 8, 8, 8, 16, 8, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 64, 72 हो गया, 72, 80, 88 और 8, 96, 7, 103, 110, 117, 125, 134, 142, 150, 158 और 8, 166 जोड़ लेना आप लोग और 20 से डिवाइड कर देंगे। हमने सम लिया सबका और 20 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज कितना आ गया, 2, 8, 16, 2, 3, यानी मीन कितना आ गया, मीन आ गया 83। मीन कितना आ गया, 83। मीन क्या होता है, सारी संख्याओं का योग बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो माध्य कितना क्या होता है, माध्य मतलब होता है सबको जोड़ो फिर कितने ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड कर दो। क्लियर, इसका बता दो। मीन निकालना है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपको जोड़ मारना है। देखो 3, 7, 10, 9, 1, 10, तो ये तो खत्म हो गया भैया। 6, 2, 8, योग आ गया 8, 8 में कितने से डिवाइड करना है, 6 से। तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 4/3। मीन कितना आ जाएगा, माध्य कितना आ जाएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, मीन। मीन क्या होता है, बेसिकली एवरेज होता है। मीन क्या है, सम ऑफ नंबर्स बटे नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि योग संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है उनकी संख्या, मीन निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया सबका, फाइंड मीन निकल आ गया, बहुत बढ़िया। अब आपने अनग्रुप्ड डेटा का तो पढ़ लिया जब ऐसे कुछ भी रैंडम दे देंगे, कई बार आएगा ग्रुप्ड डेटा का एवरेज निकालना। ग्रुप डेटा मतलब ग्रुप में दिया रहेगा, जैसा अभी हमने देखा था इंटरवल टाइप का, ठीक है। आपको उसका मीन निकालना रहेगा। उसका मीन कैसे निकलता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है। ऊपर वाला तो मीन वो तो एवरेज से आप निकाल लेंगे, जैसे मीन कहा जाएगा आप एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। मीन के टाइप भी पढ़ेंगे हम। पहले ये देखो, हेडिंग डालो, ग्रुप्ड डेटा का माध्य। माध्य, हाँ मीन मतलब माध्य कैसे निकालते हैं। देखो आपके 3 मेथड है बेसिकली। हमें इंपॉर्टेंट मेथड ये है, वहाँ पे 10th लेवल पे अगर होते तो मैं तीनों मेथड पढ़ाता, क्योंकि उसमें ऐसे आ जाता उस मेथड से निकालो। हमें सबसे आसान मेथड से निकालना है और सबसे आसान मेथड डायरेक्ट मेथड होती है। हालांकि मैं बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या होता है। 3 मेथड होती है बेसिकली आपकी, डायरेक्ट मेथड, एजम्पशन मेथड और एक और मेथड होती है, वो भी दिखाऊंगा। देखो डायरेक्ट मेथड क्या कहती है कि आप पहले डेटा लो, डेटा की फ्रीक्वेंसी लो, उनका गुणा करके फिर सारे डेटा और फ्रीक्वेंसी का योग ले लो, बटे में FI ले लो, यानी फ्रीक्वेंसी का योग। यानी आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी गुणे एज डेटा, फ्रीक्वेंसी गुणे डेटा, ये करेंगे पहले। फिर उसका योग, समेशन मतलब होता है योग। समेशन आपको पता है, ये सिग्मा जो होता है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब हो गया किसका, फ्रीक्वेंसी गुणे डेटा का समेशन बटे नीचे फ्रीक्वेंसी का समेशन ले लोगे, तो ये जो होगा वो ग्रुप्ड डेटा का आपका आ जाएगा मीन। यह भी क्वेश्चन से आप आसानी से समझ पाओगे, इससे थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे। तो डायरेक्ट मेथड कहती है FI XI का सिग्मा बटे, यानी सिग्मा FI XI बटे FI। अभी आप
मैं ये फॉर्मूला लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लिख ले। दूसरी मेथड क्या होती है? दूसरी मेथड होती है हम कोई मीन यानी माध्य जो है एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम मान लो हमने ए माध्य एज्यूम कर लिया, फिर उससे जो डिफरेंस है हर डेटा का वो DI होता है। ठीक है, मान लो हमने एवरेज मान लिया 5। अब यहाँ पे हर डेटा दिया गया 4, 6, 3, 9, 2, 1। अब आप क्या काम करेंगे? 5 से ये कितना कम है? 1। 5 से कितना ज़्यादा है? 1। डिफरेंस -2 +4, फिर ये 3 माइनस का और माइनस का 4, ये जो है वो डिफरेंस आएगा यानी DI ये होगा। DI मतलब कि एवरेज से कितना डिफरेंस यानी मीन से कितना डिफरेंस चल रहा है। तो आप क्या काम करेंगे? जो एज्यूम किया है 5 प्लस आपने फ्रीक्वेंसी लिखी, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो आप क्या काम करेंगे? 2 × -1 -2, 3 × 1 3, 4 × -2 -8, 5 × 4 20, और इन सब का सम लेके बटे में फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे। एजम्पशन मेथड ये कहती है। ठीक है, एजम्पशन मेथड का हालांकि कम काम लगता है, हमें काम लगेगा डायरेक्ट मेथड। और तीसरी होती है स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिकली इस मेथड को 10th लेवल पे ज़रूरी है, अभी जानना ज़रूरी भी नहीं। ठीक है, नहीं तो HH डालूंगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप ये जानो कि 3 मेथड होती हैं निकालने की। ठीक है, तो आपको हमें बेसिक मेथड यूज करना है, पहली वाली मेथड। ठीक है, ये प्रश्न देखो आपको समझ में आ जाएगा। आपने कहा मीन निकालना है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी नीचे दिए गए वितरण के लिए आपको क्या निकालना है? माध्य। क्या निकालना है भैया? क्या निकाल रहे हैं हम लोग इतनी देर से? क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं भैया? माध्य। क्या निकाल रहे हैं? माध्य। आपको क्या निकालना है? माध्य। आपसे कहा गया ये डेटा दिया गया, 11 नंबर पाने वाले 3 लोग हैं मान लो, 14 नंबर पाने वाले 6 लोग हैं, 17 नंबर पाने वाले 8 लोग हैं, 20 नंबर पाने वाले 7 लोग हैं। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज मीन निकालना है। मीन के लिए आपको क्या काम करना होता है? 11 पाने वाले 3 लोग, तो 11 11 11 3 लोग मिलके कितना नंबर पाए होंगे? 33। यानी FI 11 पाने वाले 3 यानी 11 × 3 लिख लो, या 11 + 11 + 11 लिख लो। तो 11 × 3 = 33 हो गया। FI मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी कितने लोग ऐसे हैं। XI मतलब कितने नंबर पाने वाले, यानी कितना डेटा कितनी बार आया है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और कौन सा डेटा है उसको FI कहते हैं, तो XI कहते हैं। XI मतलब डेटा। तो हमने क्या काम किया? XI × FI का। ऐसे 14 नंबर पाने वाले 6 लोग, टोटल कितना हो गया? XI FI कितना हो गया? यानी FI XI का गुणा, तो FI एक है 6 × 14 84। 17 8 कितना होता है? 136। बोलो क्लियर? ऐसे 20 7 140। हमने पढ़ा था क्या होता है मीन, हमने अभी पढ़ा था क्या होता है मीन। अभी मैंने आपको बताया था मीन बराबर होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मीन बराबर होता है सिग्मा यानी कि समेसन FI XI बटे सिग्मा FI। पढ़ा था अभी? आपने कहा बिल्कुल पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था भाई? तो आप कहोगे सिग्मा मतलब इन सबको जोड़ देना है। तो FI XI को जोड़ोगे 3 4 7 6 13, हासिल है 1 4 1 5 3 8 8 16 3 19, हासिल है 1 1 1 2 1 3 बटे में फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 3 + 6 9 + 8 17 और 7 24, 7 8 15 6 21 3 24। बोलो क्लियर? 3 से काट दो 131, 3 से काटो 8, तो मीन कितना आ जाएगा? 131/8। कितना हो जाएगा? 131/8। डिवाइड कर दोगे तो 8 × 9 8 और 8 × 6 = 48.67। ये आपका कुछ एवरेज मीन आ जाएगा। मीन कहाँ आएगा? मीन हमेशा लगभग ध्यान रखना कि बीच में आएगा। ठीक है, अब देखो किसके साइड में आएगा? 17 के साइड। देखो इधर डेटा कितना है? इधर डेटा ज़्यादा वाले साइड में 15, कम वाले साइड में 9। तो अगर ज़्यादा वाला ज़्यादा डेटा है तो आपका जो मीन होगा वो ज़्यादा वाले की तरफ खिसक जाएगा। अब मान लो कम वाला ज़्यादा संख्या में होता तो एवरेज जो होता है वो कम वाले की तरफ, यानी मीन जो होता है वो कम वाले की तरफ शिफ्ट होता। यहाँ पे ज़्यादा वाला 17 और 20 वाला ज़्यादा था, यानी देखो 8 ये था 7 ये था। ठीक है, तो आपका जो मीन आया वो इस तरफ शिफ्ट हो गया। बोलो क्लियर हो गया? तो कैसे निकालेंगे? समझ आ गया? तो मीन निकालने का तरीका आप कहीं भी आएगा तो मीन तो गलती नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करना। अब मीन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक आपने पढ़ा होगा समांतर माध्य, एक पढ़ा होगा गुणोत्तर माध्य, एक होता है हरात्मक माध्य। पहले तो तीनों श्रेणी पढ़ते हैं कि समांतर माध्य, समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, हार्मोनिक श्रेणी मतलब हरात्मक श्रेणी क्या होती है। फिर उसके बाद आपको ये माध्य समझ में आएंगे। तो आपने लिख लिया पिछला, ये लिखो समांतर माध्य। समांतर माध्य से पहले समांतर श्रेणी जानो। मान लो कोई श्रेणी दी गई
2 4 6 8 10 डॉट 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 24। मान लो ये कोई श्रेणी मतलब कि डेटा ऐसे दिया गया है, संख्याएं लिखी गई कॉमा लगा लगा के। अब इसका अगर हम बात करें कैसी श्रेणी है हमें नहीं मतलब, हम अगर दो पदों का डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो फिर दो क्रमागत यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकालें तो फिर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकालें तो फिर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकालें तो फिर यहाँ पे अगर लास्ट में भी निकालें तो यानी जो डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस यानी सर्व अंतर है वो हर जगह बराबर आ रहा है। देखो 2 से 4 के बीच में ले लें, यानी पहले पद दूसरे पद के, दूसरे पद तीसरे पद के, तीसरे चौथे, चौथे पाँचवें, पाँचवें छठे, छठे सातवें, सातवें आठवें, यानी जितने पद तक श्रेणी जाएगी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हर जगह 2 आ रहा है, यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो 2 आ रहा है। अगर कोई ऐसी श्रेणी है जिसमें दो क्रमागत पदों का, दो क्रमागत यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा बराबर रह रहा है, समान रह रहा है, समान अंतर मतलब हर जगह कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो समान है, तो उसको कैसी श्रेणी बोलेंगे, कैसी सीरीज बोलेंगे, समांतर श्रेणी, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं उस श्रेणी को। क्या बोलते हैं, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसी श्रेणी जहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर जहाँ पे हमेशा बराबर होता है उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी तो पता चल गया भाई, समांतर श्रेणी पता चल गई, तो समांतर श्रेणी का कुछ योग होगा। देखो पहली चीज़ जानो, समांतर श्रेणी का अगर पहला पद ए है, पहला पद को हम ए से निरूपित करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस आया था उसको डी से निरूपित करते हैं, लास्ट टर्म को एल से निरूपित करते हैं, और जो nth टर्म होता है उसको tn से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ें लिख लो, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूले जो लिखवाऊंगा ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, बोलो क्लियर है भैया, चलो लिखो समांतर श्रेणी का nth टर्म यानी tn बराबर होता है पहला पद प्लस पदों की संख्या अगर n हो तो n-1, यानी जो आपको टर्म निकाल nth टर्म की बात हो रही है, यानी nth टर्म ऑफ एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप देख सकते हो अगर मैं दूसरा पद कहूँ तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a बराबर जहाँ पे क्या होता है फर्स्ट टर्म लिख लो, पहला पद है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो आपको टर्म निकालना है। ठीक है, तो ये होता है nth पद। nth पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, लिख लो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये इतना बारीकी से आपको कहीं समझने में आएगा नहीं। ठीक है, आप अगर n ही पद हैं तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, अगर किसी श्रेणी में n ही पद है, n पदों वाली यानी n टर्म्स वाली सीरीज है, तो उसका लास्ट टर्म अगर nवां पद जो होगा वही लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि द सीरीज हैविंग n टर्म्स इज या विल हैव लास्ट टर्म एज a प्लस n-1 इंटू डी। यानी आपने पहला फॉर्मूला लिखा कि nth टर्म होता है tn बराबर क्या होता है, फिर लास्ट टर्म क्या होता है, अगर पदों की संख्या n हुई तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है nth टर्म भी और क्या और लास्ट टर्म भी। अगर n पदों का सम पूछा जाए यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किसी समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योग, तो वो होता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। 2 टाइम्स ऑफ a ये 2 है, ठीक है, एक मिनट ये 2 है नहीं तो आप z समझ लो, चलो 2 ही है। ये होता है n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख लो। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस है। अब देखो अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ें तो ये लिखा हुआ n/2 इंटू a को a ही रहने दें प्लस a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है लास्ट टर्म, अभी हमने पढ़ा था, तो ये हो गया l। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ पे a पहला पद
L लास्ट पद और N पदों की संख्या। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, अगर आपको पदों की संख्या पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है और आपको पहला टर्म पता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। और अगर आपको ये सारी चीज़ें ना बता के आपको दे दिया जाए लास्ट टर्म इतना है किसी सीरीज का, पहला पद इतना है और पदों की संख्या दे दी जाए, तो आप कहेंगे फटाक से निकाल लेंगे क्या, इस फॉर्मूले से सम ऑफ सीरीज, यानी कि सीरीज का योग। अब आपको पता है भैया कि जब जो मीन होता है बेसिकली, यानी जो माध्य होता है, माध्य क्या होता है, माध्य होता है सम पदों का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, फ्रीक्वेंसी का सम, नंबर ऑफ टर्म्स। माध्य क्या होता है, माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपने कहा पदों का योग तो हमारा ये है, समांतर श्रेणी में अगर पद हैं, n पद है तो उनका योग तो ये है, और बटे पदों की संख्या कितनी है, n, तो n से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। यानी n पदों के समांतर श्रेणी का माध्य जो होता है वो कितना होता है, n/2 इंटू a प्लस l, ये योग हो गया, बटे में पदों की संख्या n से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया वो कितना बन के आया, देखो n कट गया, यानी आपका बना a प्लस l/2। यानी एरिथमेटिकल मीन यहाँ पे लिख लेना, समांतर माध्य बराबर होता है पहला पद प्लस लास्ट पद बटे 2। ये कोई जादू नहीं है, कहाँ से आया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर उस फॉर्मूले से नहीं यूज करना है तो आप ये भी तो कह सकते थे कि भैया एक बात बताओ, आपने कहा था पदों का n पदों का योग ये भी है, मैंने कहा बिल्कुल है, तो आप यहाँ पे n से डिवाइड कर देते तो भी आ जाता है। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आ जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी बटे में क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी बटे 2, 2a प्लस n-1 इंटू बटे 2, ये क्या हो गया आपका एरिथमेटिकल मीन हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी अगर किसी सीरीज का एरिथमेटिकल मीन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, समांतर श्रेणी होनी चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस। अगर दे दिया जाए कि एरिथमेटिकल श्रेणी है, यानी समांतर श्रेणी है, यानी समांतर श्रेणी है, उसका माध्य समांतर माध्य पूछा जाए तो आप कहेंगे a प्लस l/2, अगर पहला और लास्ट टर्म पता है, और अगर आपको पदों की संख्या, कॉमन डिफरेंस और पहला पद पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, एरिथमेटिकल मीन क्या होता है, a प्लस l/2 या फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी बटे 2। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके, एरिथमेटिकल मीन के। अब मैं एक सीरीज़ दे रहा हूँ, उसका मीन बताना, 5, 14, 23, 27, 23, 32 डॉट डॉट डॉट, कोई टर्म दे दिया गया, मान लो 10 पद हैं इसमें, ठीक है। हाँ बताओ इसका क्या होगा, मान लो 86 है लास्ट टर्म, ठीक है। बताओ इसका माध्य क्या होगा। आपने कहा ये देखो 5 और 14 का डिफरेंस 9, 14 और 23 का डिफरेंस 9, 23 और 32 का डिफरेंस 9, और लास्ट टर्म दिया गया, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर है, यानी डी आपको दिया गया, आपको ए पता है, पदों की संख्या नहीं पता, लेकिन आपको लास्ट टर्म जरूर पता है, यानी एल पता है और पहला पद पता है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आपने कहा पहला पद उठाया और लास्ट पद उठाया, 5 और 86 91 और आधा कर दिया, 45.5 इसका एरिथमेटिकल मीन आ गया। आपने कहा ये कौन सा जादू, आप दूसरे तरीके से कर बताओ, ये तो बहुत जल्दी हो जा रहा है। मैंने कहा दूसरा तरीका भी देख लो, आपको पहला पद पता है, ए की वैल्यू कितनी है 5, कॉमन डिफरेंस डी पता है कितना है 9, लेकिन आपको क्या पदों की संख्या पता है, नहीं पदों की संख्या नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें लास्ट टर्म तो पता है। लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, अगर n पद हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी, n पदों की संख्या आ जाएगी। l बराबर कितना है 86, तो यहाँ से 86 बराबर लिखा है 5 प्लस n-1 इंटू 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, 5 इधर आएगा 81, 81 में 9 से डिवाइड होगा 9, यानी n-1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, पुट कर दो n बराबर 10, तो आपका यहाँ से भी आ जाएगा। बोलो आ गया, तो देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये 9 9 81, 10 81 91 बटे में 2 करोगे तो 45.5 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखना है। कोई श्रेणी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है तो उसका जो मीन होगा वो क्या होगा आपको पता चल गया। बोलो क्लियर, नोट कर लिया। अब कहीं कोई सीरीज आए तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। क्या देखना है आपको, कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं। मैं एक सीरीज दे रहा हूँ, बताओ 5 7 9 11 डॉट 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 123, इसका एरिथमेटिकल मीन बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ, क्वेश्चन नंबर x ले लो, क्वेश्चन नंबर x ऐसे कमेंट में लिख देना, क्वेश्चन नंबर x का आंसर ये हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया। अब होता है ज्योमेट्रिकल मीन।
गुणोत्तर माध्य, ये जानने से पहले आप समझो ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या होती है। लिख लो, ये सारी चीज़ें लिखते चलना, बाद में ना रोना। ज्योमेट्रिकल सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? गुणोत्तर, 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 हिंदी में लिख लो गुणोत्तर श्रेणी। गुणों से गुणो, गुणा क्या समझ आए? गुणो गुणो गुणो, गुणोत्तर, गुड़, गुड़ा, गुड़ा मतलब मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणोत्तर मतलब हो गया ज्योमेट्रिक, यानी कि खट खट खट, यानी गुणा हो रहा है किसी का। ए कोई सी संख्या है उसमें, या ऐसे देखो, दो कोई संख्या थी, इसमें दो का गुणा हुआ 4, 4 में फिर 2 से गुणा कर दो 8, 8 में फिर 2 से गुणा कर दो 16, 16 में फिर 2 से गुणा कर दो 32, 32 में फिर 2 से गुणा कर दो 64। यानी हम अगर किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लें, रेशियो यानी कि डिवाइड करें, यानी दूसरे टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो 2, तीसरे टर्म में उससे पहले वाले पद से, यानी 8 से डिवाइड, 8 में 4 से, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड करें, फिर फोर्थ टर्म में उससे पहले वाले, यानी फोर्थ में 3 से डिवाइड करें, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड, फिर फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म से डिवाइड करें। यानी आप कहेंगे ला एन टी एन बटे टी एन माइनस वन, यानी एनवें पद में एन माइनस वनवें पद से एन बराबर 2 रखोगे तो दूसरे पद में पहले पद से, एन बराबर 3 रखोगे तो T3 यानी तीसरे पद में T3 माइनस 1 यानी कि T2, यानी T3 में T2 से डिवाइड, यानी तीसरे पद में दूसरे पद से डिवाइड करें। ठीक है, Tn मतलब होता है एनवा पद, तो T4 चौथा पद, T5 पाँचवा, यानी n बराबर जो रखोगे, यानी Tn बटे Tn माइनस 1 कितना हाल में जा रहा है 2। फिर देखो यहाँ T6 n बराबर 6 रखोगे तो छठवें पद में पाँचवें पद से डिवाइड करो फिर 2। यानी ये देखो जो हर जगह जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि Tn यानी nth टर्म बटे n माइनस 1th टर्म, यानी nवां पद बटे उससे पहले वाले पद का जहाँ अनुपात देखो हर जगह 2 आ रहा है। तो हर जगह अगर रेशियो समान है तो यानी कॉमन रेशियो जो समान है उसको बोलते हैं सर्व अनुपात। कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? सर्व अनुपात। और कॉमन रेशियो क्या होता है? nth टर्म बटे n माइनस 1th टर्म। कॉमन रेशियो मतलब सर्व अनुपात। किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का किसी भी दो क्रमागत पदों का अगर हम अनुपात लेते हैं वो बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। बोलो क्लियर हो गया भैया? समझ आ गया गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? तो ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी। इसका पहला पद हम a से निरूपित करते हैं, कॉमन रेशियो को r से। ठीक है, अगर हम nth पद की बात करें Tn क्या होता है तो यहाँ पे लिख लेना कि nth पद ज्योमेट्रिकल सीरीज के लिए होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1। देखो यहाँ से अगर दूसरे पद की बात करूँ तो r बराबर 2 हो गया, 2 इंटू ए की वैल्यू भी दो, 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1, n बराबर 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से फोर्थ टर्म की बात करूँ तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू आर, कॉमन रेशियो कितना है? 2, n बराबर 4 रखना, तो 4 माइनस 1 3 हो, 2 के पावर 3 8, 2 नहीं 16। चौथा टर्म कितना आ गया? 16। यानी nth टर्म कितना होता है समांतर श्रेणी के लिए? a इंटू आर के पावर n माइनस 1। और अगर हम पूछें सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है तो सम ऑफ n टर्म्स होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। अगर r बड़ा है 1 से, और a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटे 1 माइनस आर अगर r छोटा है 1 से। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। अब आपको पता चल गया भैया कि ठीक है, आपको पता चल गया कि भैया n पद हैं। ठीक है, n पद हैं और आपको योग पता चल गया n पदों का, तो ये एवरेज क्या होगा? ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? अरे मेरे भाई, अरे मेरे काका, ये बात बताओ कि ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा? आपने कहा 2 और 4 और 8 और 16, इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? कोई सीरीज दी गई, उसका ज्योमेट्रिकल मीन पूछा गया, आप कहेंगे कि सम योग बटे, आपको इससे मतलब थोड़ी था, आपको कोई रैंडम डेटा दिया जाता है। हाँ, अभी तो हमें पता चल गया है ज्योमेट्रिक सीरीज है यानी गुणोत्तर श्रेणी है। अब गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी का योग आ जाएगा, मतलब हमें योग निकालना है। गुणोत्तर श्रेणी मिल गई तो हमारे पास फॉर्मूला है बटे पदों की संख्या, यानी ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन कितना हो जाएगा? a इंटू आर पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1 और बटे में। अब देखो इसका अगर हम 4 पदों का योग निकालें तो a बराबर कितना रखेंगे? 2, r कितना है? 2, 2 के पावर 4 16 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 1, तो ये कितना हो गया? 16 माइनस 1 15, 15 दूना 30, यानी कि इस सीरीज का योग कितना हो गया? 30। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं,
16 8 24 4 28 2 30। हमने बस वैल्यूज रखी, a बराबर 2 है, कॉमन रेशियो देखो हर जगह 2 आ रहा है, और n बराबर यानी कि कितने पद थे 4, तो हमने योग निकाले। अब योग निकला है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी 7.5 एवरेज हो जाएगा, मतलब ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा। लेकिन जब 2 ही पद दिए जाएंगे तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलेगा, ये समझ रहे, देखो हमेशा समझो। ये तो ये हो गया कि सीरीज हमारी थोड़ा सा आपको समझने में, मतलब थोड़ा सा आपको मिसकॉन्सेप्शन मेरे हिसाब से हो गया होगा। देखो अगर कोई सीरीज क्या दे दी गई है आपको, सीरीज ज्योमेट्रिकल दे दी गई है, तो ज्योमेट्रिकल सीरीज का मीन जो निकाला हमने, वो निकाला कैसा मीन, वो हमने निकाला ज्योमेट्रिकल सीरीज का मीन। अभी जो हमने निकाला वो ज्योमेट्रिकल सीरीज का मीन निकाला, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सीरीज का मीन निकाला। अब ज्योमेट्रिकल सीरीज का तो मीन आपने निकाल लिया, लेकिन अगर 2 ही पद दिए जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज ज्योमेट्रिक है कि नहीं। अगर आपको केवल 2 पद दे दिए जाएं तो आप बता पाएंगे। अगर मैं लिख दूं कि 2 और 4 कोई सीरीज है, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि 2 का 2 में गुणा होकर 4 आया है, या 2 में 2 जोड़ के, यानी अगला टर्म 6 होगा कि 8 होगा, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। यानी 2 टर्म्स से तो पता थोड़ी चलेगा भैया, 2 टर्म्स का कोई पैटर्न थोड़ी होता है। पैटर्न के लिए मिनिमम 3 टर्म होने चाहिए तो आपको पैटर्न पता चलेगा। अगर यहाँ पे 6 रहेगा तो आप कहेंगे यहाँ 2 बढ़ा था और यहाँ भी 2 बढ़ा, यानी 2 2 बढ़ रहा है, यानी समांतर श्रेणी है, 2 2 का डिफरेंस है। अगर 8 लिख दिया जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ 2 से गुणा हुआ था 4 हुआ था, 4 में 2 से गुणा होकर 8 हो गया, यानी कि 2 2 से गुणा हो रहा है, यानी कॉमन रेशियो बराबर है, तो ये ज्योमेट्रिकल। यानी कि अगर हमारे पास तीसरा टर्म है तो हम कह पाएंगे कौन सी सीरीज है। अगर हमारे पास गुणा हो रहा है तो ज्योमेट्रिक मीन, अगर जुड़ रहा है तो एरिथमेटिकल सीरीज। लेकिन जब 2 टर्म दिए जाएंगे तब क्या होगा, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो भैया देखो, जब 2 टर्म्स दिए जाएंगे, मान लो 2 टर्म्स दे देंगे ए और बी, और उनका ज्योमेट्रिकल मीन पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे ए गुणे बी और इसका ले लेंगे अंडर रूट। ये होता है ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन बेसिकली होता है 2 पदों का गुणनफल। जैसे 2 और 4 का ज्योमेट्रिकल मीन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 2 गुणे 4 का अंडर रूट, 8 का वर्गमूल 2 रूट 2 हो जाएगा। यानी ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन होता है 2 गुणे 4 बटे कुछ नहीं, 2 गुणे 4 का वर्गमूल। यानी ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? 2 गुणे 4, ठीक है, 2 गुणे 4 बटे कुछ नहीं, 2 गुणे 4 का वर्गमूल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीन यानी गुणोत्तर माध्य क्या होता है? 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है। समांतर माध्य क्या होता है? जैसे मान लो 2 संख्या दे दी गई तो समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटे 2। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? ये एरिथमेटिकल मीन हो गया। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन 2 गुणे 4 का वर्गमूल। यानी अगर a और b होते तो a प्लस बी बटे 2 एरिथमेटिकल मीन हो गया, और अंडर रूट में a b क्या हो जाएगा आपका? ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा। समझ आ गया? तो ज्योमेट्रिकल सीरीज का मीन निकालना और ज्योमेट्रिक मीन निकालना अलग अलग है। जब 2 ही टर्म्स दिए रहेंगे और पूछ ले जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर? अब तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। ये क्या होता है भैया, आप समझो। कोई सीरीज है जो समांतर श्रेणी तो है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, इसमें कुछ आपको दिख रहा है, ये सीरीज है। मान लो ये ऐसा सीरीज दे दी गई, 1/2 धन 1/4 धन 1/6 धन 1/8। आप एक बात बताओ, क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है? नहीं। क्या 2 में 2 का गुणा हुआ 4 हुआ? नहीं। आप अगर इनके हर को देखें, यानी इस सीरीज के हर टर्म्स को पलट दिया जाए, पलटो तो ये 2 हो जाएगा, इसको पलटोगे 4 हो जाएगा, इसको पलटो 6 हो जाएगा, इसको पलटो 8 हो जाएगा। अगर इस सीरीज के हर टर्म को पलट दिया जाए तो ये समांतर श्रेणी बन रही है। देखो, यानी कि एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन रही है। 2 में 2 जुड़ा 4 हुआ, 4 में 2 जुड़ा 6 हुआ, 6 में 2 जुड़ा 8 हुआ। यानी इसके हर टर्म को पलटने पे जो सीरीज मिल रही है वो कैसी मिल रही है? वो समांतर श्रेणी मिल रही है। तो ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रृंखला जिसके हर पद को, हर टर्म को पलटने पे, रिवर्स करने पे, रेसिप्रोकल लेने पे जो नई सीरीज बनती है वो एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होती है। यानी पलट दें अगर हर टर्म को तो जो सीरीज बने वो एरिथमेटिकल सीरीज बन जाए, तो वो जो ओरिजिनल सीरीज होगी उसको बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि हरात्मक श्रेणी। ये ध्यान रखना। अब अगर हरात्मक श्रेणी है तो इसका हरात्मक माध्य भी होता होगा। तो हरात्मक माध्य बेसिकली क्या होता है? देखो, 1/x पहला टर्म था, 1/y। आप सीधे सीधे 2 टर्म उठाए, मान लो पहला टर्म 1/x था, दूसरा टर्म 1/y था। तो इसका
हरात्मक माध्य क्या हो गया बताओ? आपका हरात्मक माध्य क्या काम करना है? 1/x और 1/y का क्या लेना है हमें समांतर माध्य लेना है। 1 + x और 1, अगर मान लो हरात्मक श्रेणी के 2 पद दे दिए जाए, हार्मोनिक मीन निकालने को कह दिया जाए, समझो बात को। आपको क्या काम करना है? आपको अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप दोनों टर्म्स को पलट दिया, हार्मोनिक मीन निकाल रहे हो, हरात्मक माध्य लिखते रहना। कैसे निकालते हैं? दोनों टर्म्स को पलट के दोनों का योग ले लो, योग लोगे तो कितना हो जाएगा? y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y + x बटे xy। ये क्या है? सम। कितने पद थे? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी मीन ले लो इसका, यानी इनका मीन ले रहे हैं हम। इनका 1/x और 1/y का हम क्या ले रहे हैं? मीन। कौन सा मीन? नॉर्मल मीन, यानी माध्य ले रहे हैं। माध्य में दोनों को जोड़ा और कितने पद थे? 2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो जोड़ा तो यह है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y + x बटे 2xy। अब जो ये नॉर्मल मीन आया उसको पलट दो, यानी 1 मीन कर दो, तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। 1 मीन यानी कि पलटोगे तो 2xy बटे x + y, यानी x और y को, अगर आपको x और y का हार्मोनिक यानी हरात्मक माध्य निकालना है तो आप क्या काम करेंगे? फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी व्युत्क्रम ले लेंगे। फिर रेसिप्रोकल का मीन निकाल लेंगे, सिंपल मीन, सिंपल माध्य। माध्य निकालने के बाद उसका फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये जो रेसिप्रोकल लेने पे जो आएगा वो आ जाएगा हार्मोनिक मीन। हमने वही तो किया, x और y था, पहले हमने रेसिप्रोकल लिया, यानी 1/x 1/y। 1/x 1/y का अगर हमें सिंपल माध्य निकालना है तो दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर। अब आपको चाहिए हार्मोनिक मीन, तो इसका पलट देना है, इसको पलट दिया तो 2xy बटे x + y इसका हार्मोनिक मीन आ गया, यानी 1 बटे मीन बराबर होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो 2 टर्म्स के लिए ये हो गया। 3 टर्म्स के लिए अगर होता तो 3 टर्म्स के लिए भी निकाल सकते थे। मान लो यहाँ पे 1/x 1/y और 1/z तीनों होता, तो यहाँ पे 1/x 1/y 1 + z तीनों निकालते, तीनों का सम लेते। कैसे होता भैया? देखो, तीनों का क्या करते? सम ले लेते, और कॉन्सेप्ट यही लगेगा, तो सम लो। देखो 2 का सम इतना आया था, तीसरा अगर 1/z भी होता इसमें तो 1/z भी जोड़ देते, जोड़ो तो ये हो जाता xy + yz + zx, देखो क्रॉस बटे xyz, ये सम आ जाता। सम आ गया, अब इसका एवरेज निकालना है, मतलब मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए टर्म्स से, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे। सम इतना आया, नंबर ऑफ टर्म्स, मीन क्या होता है? सम बटे नंबर ऑफ टर्म्स, सम इतना है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये मीन हो गया। और इसी को पलट देंगे तो आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। पलटो तो 3xyz बटे xy + yz + zx, ये आपका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अगर मैं कहूँ 5 और 6 का हार्मोनिक मीन निकालो, तो आप कहेंगे 2 × 5 × 6 बटे 5 धन 6। तो कितना हो गया? 60 बटे 11। अगर मैं कहूँ 5, 6 और 8 का बताओ, तो आप क्या कहेंगे? 3 × 5 × 6 × 8, यानी कितना हो जाएगा? 720 बटे में 30, 48, 78 और 40, 118। ये आप 4 से कट रहा, नहीं 2 से कट रहा है, ये 59 हो जाएगा, 2 से 360 हो जाएगा, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। एक ये होम ऐसे स्टार लगा के आंसर कर देना, स्टार आप बना के होमवर्क लिख देना, हार्मोनिक मीन स्टार। हार्मोनिक मीन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। 4 और 6 का क्या होगा हार्मोनिक मीन? पहला ये है, और 4, 6, 8 का क्या होगा? इन दोनों का आंसर करना। बोलो क्लियर हो गया हार्मोनिक मीन? चलो, एक होता है कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन। कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या होता है? देखो समझो बात को। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया। बेसिकली हार्मोनिक मीन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हार्मोनिक मीन निकालना तो हम कह देते हैं 1/, देखो जैसे n, अगर देखो यहाँ पे इसको देखो तो हम 2xy से आंसर में डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा 1/2y + 1/2x।
अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये लिख सकते हैं 1/1/2 इंटू 1/x प्लस 1/y, ये तो हो गया। बोलो क्लियर है? अरे कुछ गड़बड़ हुआ नहीं? तो 2 का ऐसे हुआ, ऐसे 3 का हम लिख सकते हैं 1/1/3 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। सॉल्व करोगे यही आएगा। सेम चीज़ n टर्म्स के लिए अप्लाई होता है। n टर्म्स का अगर हार्मोनिक मीन निकालना तो आप कहेंगे 1/1/n, या आप ऐसे कह सकते हो n/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस डॉट 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 प्लस 1/समथिंग। nth टर्म का अगर n पदों का निकालना है तो आप कहेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस डॉट डॉट डॉट। n जहाँ पे पदों की संख्या, और ये पहला x, ये x हो गया, ये y हो गया। मतलब अगर आपसे कहा जाए x y z a b c d e f g h का निकालो तो आप कहेंगे पदों की संख्या अगर n है तो n/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/a, 4 टर्म का तो 4/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/a, 5 टर्म होता तो 5/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/a प्लस 1/b, ऐसे n टर्म का तो n टर्म तक ले जाए। क्लियर हो गया? कॉन्ट्रा हार्मोनिक जैसा कि मैंने बताया कि 2 टर्म दे दिए जाए। कॉन्ट्रा हार्मोनिक ही हिंदी में शायद बोलते हैं, हिंदी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसकी, लिख लो अंग्रेजी में ही कॉन्ट्रा हार्मोनिक, यानी हार्मोनिक का उल्टा उल्टा कुछ नहीं होता, बस इसको कॉन्ट्रा हार्मोनिक कहते हैं। अगर x और y 2 टर्म दिए गए हैं तो इनका कॉन्ट्रा हार्मोनिक क्या होता है? x² प्लस y² बटे x धन y। अगर मैं कहूँ 3 और 4 का तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 3 धन 4 7, यानी कितना हो जाएगा 25/7। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर 3 वैल्यूज हो तो मान लो x y z का निकालना है तो आपका हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² बटे x प्लस y प्लस z। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको ये बताना था कि अगर n टर्म्स हैं तो आप जैसे देखो x और y 2 टर्म थे तो इनका कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन क्या हो गया? x का स्क्वायर, मतलब कि उनके मतलब उसके स्क्वायर्स का एवरेज ऑफ स्क्वायर बटे एवरेज ऑफ देयर्स। स्क्वायर का एवरेज, अगर x का स्क्वायर x² हो जाएगा, y का स्क्वायर y², एवरेज निकालना है x² प्लस y² बटे 2, ये एवरेज हो गया ये वाला, यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर यानी उनके वर्गों का औसत बटे उनका औसत। उनका औसत कितना हो जाएगा x और y का, x प्लस y योग बटे 2, 2 कट गया तो आपका कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन आ गया। ऐसे n पद होते, मान लो x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn होते, n पद होते, तो इनका कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन कितना हो जाता है? इनका स्क्वायर करते सबका और बीच में प्लस का साइन, और बटे में इनका एवरेज कितना हो जाएगा n बटे ये इनके स्क्वायर्स का एवरेज हो गया बटे उनका एवरेज x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, ये n टर्म्स का योग बटे इनका एवरेज, मतलब इनका एवरेज हो गया। इनका स्क्वायर का एवरेज बटे इनका एवरेज, n कट गया तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा n टर्म्स का कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन उनके स्क्वायर्स का सम बटे उनका सम। दैट्स इट। क्लियर? एकदम क्लियर। तो कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन अगर पूछ लिया जाए कि 3 4 5 का कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, तो इनके स्क्वायर्स, तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 50 बटे 5 4 9 3 12, तो ये इनका हो जाएगा कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन। ठीक है, समझ आ गया कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये पूछ सकता है। अब आते हैं मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, माध्यिका क्या होती है। देखो माध्यिका देखने में, माध्यिका ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, इसका शीर्ष उठाते हैं, इसका मध्य बिंदु मिला देते हैं, यानी मध्य में कहीं स्थित किसी बिंदु को मिला देते हैं। हम ये नहीं कह रहे मध्य में ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा या कुछ होगा, हमें नहीं पता, बस मध्य में कहीं होगा, यानी इसकी जो पूरी लंबाई होगी उसके मध्य में कहीं होगा। सेम चीज़ माध्यिका अप्लाई होती है इधर। माध्यिका बेसिकली क्या होती है? माध्यिका एक ऐसा टर्म होता है जो ये बताना चाहता है कि मेरे दाएं और बाएं दोनों बराबर संख्या में लोग हैं। कहने का मतलब माध्यिका वो टर्म होता है जो ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, बीच में है, मतलब एवरेज है, मीडियोकर है। तो वो कैसे निकलेगा? चाहे हमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना पड़े और चाहे
घटते क्रम में और बीच वाला टर्म फाइंड कर लेना तो माध्यिका आ जाएगी। यानी माध्यिका की डिफिनीशन क्या बनती है, मिडिल वैल्यू ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ डेटा व्हेन अरेंज इन एन ऑर्डर, यानी कि चाहे बढ़ते क्रम में लिख दो चाहे घटते क्रम में, उनका जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे माध्यिका। क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ डेटा और ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, हम बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, घटते क्रम में हमारी माध्यिका आ जाएगी। यानी जैसे देखो, अगर मैं कह दूँ 5 7 8 6 3 1, इसकी माध्यिका बताओ, तो आप चाहे बढ़ते क्रम में लिख दो, हमने बढ़ते क्रम में लिखना है 1 3 5 6 7 8, हमने बढ़ते क्रम। अब इसमें कितने टर्म है, यानी हमारी माध्यिका यहीं कहीं पे लाई करेगी 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 भी मध्य टर्म है, 6 भी मध्य टर्म। या एक और डेटा ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पे 9 भी ले लो, तो यहाँ पे 9 भी हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपका मध्य टर्म कौन सा हुआ, 1 2 3 4, देखो इसके इधर भी 3 टर्म है, इसके इधर भी, यानी इससे ज़्यादा वाले भी 3 टर्म है, इससे कम वाले, तो माध्यिका आपकी ये हो जाएगी। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि दोनों साइड में बराबर बराबर, यानी एक टर्म ये हो गया, n टर्म इधर है, n टर्म इधर, यानी टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 2n+1। अगर 2n+1 टर्म है तो आपने कहा कि माध्यिका कौन सी हो गई, n टर्म इधर थे और इसके अगला वाला यानी n+1 टर्म। यानी अगर आपने कहा कि अगर इस संख्या के इधर भी उतने ही टर्म है कम वाले, इस इधर भी उतने टर्म है ज़्यादा वाले, तो माध्यिका कौन सी हो जाएगी, जो बीच में है, यानी जिसके आएँ दाएँ बाएँ, यानी दाएँ बाएँ कहते नहीं, दाएँ बाएँ, यानी किसी संख्या के किसी लड़की के दाएँ जितने आशिक हैं उतने बाएँ आशिक हैं, तो वो उस लड़की माध्यिका हो जाएगी। यानी ये लड़की, ये जो माध्यिका है वो ऐसी लड़की है जिसको पसंद करने वाले बेरोजगार जितने हैं उतने ही रोजगार हैं, ठीक है। तो ये मध्य वाली रेखा। अब आपने कहा यहाँ पे अगर किसी, देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया मैंने, देखो ये एक कोई संख्या है, इसके दाएं भी n टर्म है बाएं भी n टर्म, यानी ये बीच वाली टर्म, यानी टोटल टर्म्स कितने हो गए, n इधर 2n और एक और यानी 2n+1। 2n+1 अगर पद थे तो आपने कहा माध्यिका कौन सी हुई, n के जस्ट पहला अगला पद यानी n+1 टर्म। कैसे आया, आपने क्या कहा n+1 टर्म कैसे आया, आपने कहा n+1 टर्म ऐसे आया कि पदों की संख्या थी 2n+1 और इसमें एक जोड़ दिया, पदों की संख्या में एक जोड़ दिया, तो 2n+1 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2n+2 और बटे में लगा दिया 2, तो 2n+2 बटे 2 यानी n+1। और ये वाला जो टर्म होगा यानी n+1 टर्म जो होगा, यानी ये जो टर्म होगा पदों की संख्या जितनी थी उसमें एक जोड़ा और बटे 2 किया तभी n+1 था। अभी आपने कहा कि n+1 टर्म आई मीडियन, मैंने कहा कैसे, आपने कहा ये इसी तरह आया होगा कि पदों की संख्या में एक जोड़ दिया होगा और 2 से डिवाइड कर दिया होगा, तो जो टर्म आया होगा वही n+1 टर्म होगा। तो वही फॉर्मूला बन जाता है कि अगर पदों की संख्या विषम हो 2n+1 कैसा होगा, हमेशा विषम। 2n+1 इज अ नंबर विच विल ऑलवेज बी ऑड, यानी कि वो हमेशा विषम होगी। तो अगर पदों की संख्या विषम है तो आपको क्या काम करना है, पदों की संख्या +1 बटे 2, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स +1 बटे 2 टर्म जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि कोई डेटा दे दिया गया 5 6 7 8, ठीक, ये कोई डेटा दे दिया गया और 9 ले लो, इसका आपको क्या काम करना है, मीडियन। तो सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिखा, फिर हमने कहा पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 हो गए, पदों की संख्या हो गई 5, तो 5 + 1 6 बटे 2, 6 बटे 2 3, तीनवां सब टर्म यानी तीसरा टर्म जो होगा वो मीडियन हो जाएगा, यानी मीडियन कितने हो गए 7। क्लियर हो गया, ये तो हो गया ऑड नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए क्या होता है मीडियन, इवन नंबर के लिए होता है n/2 टर्म और प्लस n/2 + 1 टर्म, यानी n/2 2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, यानी हमें बीच वाला पद भी लेना है। यानी देखो अगर 4 डेटा दे दिया जाए 2 4 3 1, अब आप इसको क्या काम करेंगे, पहले बढ़ते या घटते, हमने बढ़ते क्रम में लिखा 1 2 3 4। अब इसका बीच वाला टर्म कौन सा है, आप कह रहे हैं कि जब इसमें 4 टर्म है तो ये भी बीच वाला है, ये भी बीच वाला है, यानी बीच वाला हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। तो बीच वाला नहीं मिल रहा है यानी पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो सम है। तो अगर ऐसे कहें तो आप कहेंगे इसका एवरेज क्या निकलेगा, ये भी बीच वाला ये भी, तो इन दोनों का एवरेज ले लो 2 3 5 बटे 2 2.5। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आप करो n+1, कब तक गिनते रहोगे कि कौन सा मिडिल में आ रहा है। अब यहाँ पे तो 4 ही डेटा था तो आपने गिन लिया, अब 400 होता तो कैसे गिनते, तो आप गिनना पड़ता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, फिर 200वां पद आता है 200 है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक बनाएगी कि पदों की संख्या कितनी 4, 4 कैसी संख्या है,
इवन। तो इवन के लिए बनाया कि अगर ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ डेटा अगर आपको इवन दे दिया जाए तो मीडियन होती है n/2 टर्म, यानी 4/2 यानी सेकंड टर्म कौन सा 2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म मैंने क्या कर डाला n/2 प्लस 1th टर्म, ये कितना हो गया n/2 प्लस 1th टर्म 3, और इसके बटे को 2 करते हैं, 2 + 3 5 बचे तो n। मीडियन जो होती है वो कभी एवरेज नहीं होती। मीडियन जो होती है, मीडियन कहना चाहते हैं कि मेरे बाएं और मेरे दाएं, चाहे दाएं देखो चाहे बाएं, राइट देखो या लेफ्ट, संख्या पदों की बराबर है। दैट्स इट। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। चलो बताओ, आपसे कहा गया फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। कितने पद हैं? आपने कहा 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। पदों की संख्या कितनी है? 15। 15 कैसा टर्म है? 15 कैसा टर्म है? ऑड। तो ऑड है तो n+1/2 टर्म। लेकिन गलती ये ना करना कि इसी में जोड़, आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते घटते क्रम है। तो सबसे छुटकू वाला कौन सा है? यहाँ पे देखो, सबसे छोटा मुझे दिखा 4, उसके बाद कौन सा दिखा? 4 के बाद मुझे दिखा 12, फिर कौन सा दिखा? 14, फिर कौन सा दिखा? 17, फिर कौन सा दिखा? 22, फिर कौन सा दिखा? 23 2 बार, फिर कौन सा दिखा? 24, फिर कौन सा दिखा? 25, फिर कौन सा दिखा? 29, फिर कौन सा दिखा? 40, फिर कौन सा दिखा? 40 के बाद 67, फिर कौन सा दिखा? 67 काटा मैंने। 67 के बाद कौन सा दिखा? 77, फिर कौन सा दिखा? 82, फिर कौन सा दिखा? 92। पदों की संख्या कितनी थी? 15। कैसी थी? विषम। विषम वाला फॉर्मूला हमें पता है, n+1/2 टर्म, यानी 15 + 1 16/2। 8वां टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां टर्म कौन सा था? ये वाला आपका 8वां टर्म कौन सा था? ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो इसकी मीडियन कितनी हो गई? 24। ऐसे इसकी देखो, आपसे कहा कि राहुल की फैमिली 7 स्टेट, यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 7। तो इसका वो कैसे निकलेगा? आप कहेंगे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं। आप सबसे पहले छुटकू वाला उठाओ 1.61, फिर 1.75, फिर उठाओ 1.79, फिर उठाओ 1.84, फिर उठाओ 1.96, फिर उठाओ 2.09, फिर उठाओ 2.11। पदों की संख्या कितनी थी भैया? पदों की संख्या थी 7। 7 कैसा है? विषम। और 7 + 1/2, यानी कि 7 + 1 8/2। फोर्थ टर्म कौन सा? 1 2 3, ये वाला आपका मीडियन हो जाए। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मीडियन? बहुत सुंदर। एक चीज़ मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन आवृत्ति। आवृत्ति मतलब आवृत्ति कितनी बार आ रही है। वृत्ति कोई लड़की कितनी बार आई, वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है कोई चीज़, कोई डेटा कितनी बार अपीयर होता है। मान लो ये दे दीजिएगा 5 5 5 4 3 5 1। अब मान लो ये डेटा दिया गया। अब अगर मैं पूछूं 5 की आवृत्ति कितनी है, 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार आया तो 5 की आवृत्ति 4 होगी। 4 की आवृत्ति 4 एक ही बार आ रहा है, 4 की आवृत्ति 1। 3 कितनी बार है? 1, तो 3 की आवृत्ति 3 की फ्रीक्वेंसी 1। 1 कितनी बार है? 1, तो 1 की आवृत्ति 1। फ्रीक्वेंसी ये होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज मतलब होता है हायर, बेसिकली मान लो 10 से लेके 20 तक, ये आपका ये कोई इंटरवल क्लास इंटरवल है। तो इसमें साइज यानी कहाँ कितना तक का डेटा लिया जा रहा है। आपने कहा, जैसे मैंने रेंज की डिफिनीशन में आपको बताया था कि उस थाने की रेंज कितनी है, तो आप कहते हैं हाईएस्ट यानी कि लास्ट बिंदु 7 किलोमीटर और स्टार्टिंग बिंदु 2 किलोमीटर, डिफरेंस यानी 5, यानी 5 किलोमीटर रेंज है उसका। तो वैसे 10 से 20 यानी कि कितने साल का हम गैप ले रहे हैं, तो जितने साल का गैप होता है उसको बोलते हैं साइज। यानी 10 से 20, अगर 10 से 20 है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 - 10 यानी कि 10। जो ये होगा वो साइज हो जाएगी। यानी किसी भी इंटरवल की हायर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे तो उसकी साइज आ जाएगी। ये बेसिक सा डिफिनीशन है, पता होना चाहिए। बहुलक फ्रीक्वेंसी इसी वजह से बताइए। बहुलक क्या होता है? बहुलक जिसकी लक बार बार काम कर रही हो, बहुलक मोड। जो
लगातार सक्सेस के मोड में हो, बार बार हो रहा हो। मोड मीन्स होता है बहुलक, बहुलक, बहुत ज़्यादा लकी, बहुत बार हो रहा है। यानी कि कोई चीज़ बार बार, अगर किसी भी टर्म की कोई डेटा दिया गया हो, उसमें किसी भी टर्म की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सॉरी, यानी वो बार बार आ रहा है, तो वो टर्म जो होता है उसे हम बोलते हैं मोड। किसको? जो टर्म बार बार आ रहा है उसे हम बोलते हैं मोड। फ्रीक्वेंसी जितनी बार बहुलक आएगा, यानी जितनी बार वो टर्म आएगा उसको फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो टर्म है वो जितनी बार आएगा उसको बोलेंगे बहुलक, उस टर्म को, उस पद को बोलेंगे बहुलक। जैसे देखो कोई डेटा मैं ले रहा हूँ, 2 2 4 3 7 6 2 6 3 5। इसका बहुलक कौन सा? सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 2 कितनी बार है? 3। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये पद है, टर्म, यानी एक्स लिख दो। 4 कितनी बार है? 4 1 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 6 कितनी बार है? 5 6 और 7 तीनों कितनी बार है? 1 बार। सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2 की। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा? कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? 2। तो 2 जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, जो संख्या रिपीट हो रही उसे हम बोलेंगे बहुलक। जो संख्या रिपीट हो रही है उसे हम बहुलक बोलते हैं। यानी बहुलक कौन हो गया? 2। क्यों? क्योंकि 2 ज़्यादा बार दिख गया। जो ज़्यादा बार दिखेगा उसको बहुत मारेंगे, मार के बहुत लाल कर देंगे, बहुलक कर देंगे, तुम्हारी किस्मत बदल देंगे, लक तुम्हारी इतनी काम करवा देंगे। लक कहती है कि बहुत बार तुम्हारे काम आएंगे, तो बहुलक हो जाता है। क्लियर? चल, कुछ लोग कहते हैं बाई मॉडल, ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल क्या होता है? अगर कोई ऐसा डेटा है जिसमें 2 बार मतलब 2 संख्याएं हैं जो बराबर बार आती हैं, तो उसको बाई मॉडल बोले। जैसे ये डेटा देखो, इसमें 2 कितनी बार आया? 2 आया 3 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 4 कितनी बार आया? 2 बार। और 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 संख्याएं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम ना ये जान पा रहे हैं 2 की है कि 5 की, क्योंकि दोनों 3 बार है। तो ये जो डेटा होगा उसको हम बोलेंगे बाई मॉडल। जाके पता करना बाई मॉडल क्या होता है, ठीक है, कितने लोगों ने पढ़ा। दूसरी बात करें अगर ट्राई मॉडल क्या होता है, सेम चीज़ अप्लाइज फॉर ट्राई मॉडल। ट्राई मॉडल क्या होता है भैया? ट्राई मॉडल होता है कि कोई डेटा है जिसमें एक संख्या 3 बार आ रही है, मतलब ऐसी ट्राई मॉडल मतलब कि 3 संख्याएं ऐसी है जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता चल पा रही है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे 5 बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट है वो 5 है, लेकिन 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 बार आ रही हैं, तो उसको ट्राई मॉडल। जैसे ये डेटा देखो, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, यानी पद कौन सा? 2। कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 4 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 3 बार। 7 कितनी बार आया? 1 बार। 8 कितनी बार आया? 3 बार। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है? 3। और 3 बार आने वाले 3 टर्म्स हैं, 2 5 और 8। तो ये ट्राई मॉडल हो गया, यानी कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ठीक है, तो ट्राई मॉडल। और 4 और उससे ज़्यादा मोड जो होते हैं उनको मल्टी मॉडल, यानी कि जब 4 या उससे ज़्यादा संख्याएं की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो जाए, यानी 4 से ज़्यादा संख्याएं, मतलब हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी हो किसी एक संख्या की ना हो, 4 से ज़्यादा संख्याओं की, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें आएंगी नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में डिफिनीशन वगैरह, तो डिफिनीशन इससे पूछ सकते हैं, तो इस वजह से मैंने करा दिया। क्लियर? अब देखो भैया, अगर आपको डेटा दे दिया गया ऐसे, तब तो बहुलक निकालना बहुत आसान है, क्योंकि देखो 3 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ, 2 बार। 6 कितनी बार है? 1 बार। 9 कितनी बार है? 1 बार। 15 कितनी बार है? 3 बार। 27 कितनी बार है? 2 बार। 37 1 बार। 48 सबसे ज़्यादा बार कौन है? 15। तो बहुलक क्या हो गया? 15। इसका आप बताओ। जब डेटा दिया जाए अनग्रुप्ड रहे तो उसका निकालना आसान होता है, लेकिन जब ग्रुप्ड डेटा रहेगा तो वहाँ पे ये सब पढ़ाते हैं। अब ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या होगा, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये समझ आ गया। चलो इसका आप आंसर करना। कई बार टेबुलर फॉर्म में भी दे देंगे कि इसमें कहा गया ये जो टेबल है वो नंबर ऑफ विकेट्स एक बॉलर द्वारा 10 मैच में दिखाए गए कि 10 मैच में अलग अलग मैच में, पहले मैच में कितना विकेट लिया, दूसरे मैच में, तो आपको मोड बताना है। मोड हमेशा ये होता है कि कौन कितनी बार आया। मैच नंबर 1 में 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए। देखो 2 विकेट कितनी बार लिए उसने? देखो 2 विकेट उसने लिए, 2 विकेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है?
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 विकेट लिए 4 बार। 1 विकेट लिए उसने कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 विकेट कितने लिए? 3 विकेट लिए उसने 2 बार, 3 विकेट लिए 2 बार। और 4 विकेट कितनी बार लिए? 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन से विकेट लिए? यानी कि 2 विकेट 4 मैचों में लेता है, सबसे ज़्यादा बार 2 विकेट लेता है। तो इसका मोड क्या हो गया? 2 विकेट। तो ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। इस फॉर्मूले को शानदार तरीके से छाप लो पहले। ग्रुप्ड डेटा जब रहेगा, ठीक है, तो उसका मोड कैसे निकलेगा, उसका बहुलक कैसे निकलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है बहुलक का, बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया ये बताने लग जाऊँगा, 1.5 घंटे लगाऊंगा, हालांकि बता सकता हूँ ठीक है, किसी दिन फुर्सत में बताएंगे। आप ये फॉर्मूला लिखो जहाँ पे L जो है वो लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की। अब लोअर लिमिट तो आपको पता है, लेकिन मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लियर शब्दों में, सुंदर से शब्दों में, कि मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार जिसके डेटा, देखो मान लो मैंने लिख दिया 5, 3, 7, 9, 14, 13, 12, 7, 6, 5, 4, और मैंने एक टेबल बना दिया 1 से 10, 10 से 20। अब एक बताओ 1 से 10 वाले कितने डेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से 10 की फ्रीक्वेंसी यानी 1 से 10 के बीच में कितनी संख्या आती है? 8। और 10 से 20 के बीच वाले 1, 2, 3। अब जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कौन सा इंटरवल? एक इंटरवल 1 से 10 वाला है, दूसरा इंटरवल 10 से 20 वाला है। कौन से इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? आपने कहा 1 से 10 वाले का डेटा ज़्यादा बार, मतलब 1 से 10 वाले ज़्यादा बार आए हैं, यानी 1 से 10 इंटरवल, जब किसी इंटरवल में बार बार संख्याएं आए तो उस इंटरवल को बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है? जिस क्लास की जिस इंटरवल की रिपीटेशन बार बार हो रही, यानी 1 से 10 के बीच में बार बार एंट्री हो रही, ज़्यादा बार एंट्री हो रही। 1 से 10 के बीच में कितनी एंट्री? 8। और 10 से 20 वाली मात्र 3। तो जिस क्लास में एंट्री मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास, यानी ये मॉडल क्लास हो गई। तो यहाँ पे मॉडल क्लास हो गई, उसकी जो लोअर लिमिट होगी, मान लो 1 से 10 वाली मॉडल क्लास थी, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी? L बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। फिर कहा गया H जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज क्या होता है? साइज होता है हायर लिमिट माइनस स्मॉलर, यानी 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। यानी H बराबर हो गया साइज 9। F1 बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की कितनी, यानी 1 से 10 से लेके फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 8। यानी कि F1 कितनी हो गई? 8। एक और इंटरवल ले लेते हैं 21 से 30। मान लो यहाँ पे 22 और 22 भी होता, तो इसमें एक एंट्री हो जाती, ठीक है, ठीक है। आपसे कहा गया F1 आ गया, यहाँ पे L हो गया लोएस्ट लिमिट, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, H हो गया साइज, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द, ठीक है, यानी कि प्रीसीडिंग मतलब उससे जस्ट पहले वाला। F0 मतलब कि जो 8 से मॉडल क्लास आई है उससे पहले वाला। बताओ 1 से 10 से पहले भी है कोई? नहीं, यानी यहाँ पे F0 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। F0 जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 से पहले, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाला इंटरवल। इससे पहले कोई इंटरवल है? नहीं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जब उससे पहले कोई इंटरवल ही नहीं है, उससे पहले कोई डेटा ही नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसमें कोई संख्या क्यों आएगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, यानी F0 0। F2 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी 10 से 20 के अगली क्लास। 10 से 20 पहला इंटरवल 1 से 10, दूसरा 10 से 20, और उसके बाद ये 0 से 10 मान लो, ठीक है। पहला 0 से 10 यानी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 से 10, फिर दूसरा 10 से 20, फिर 10 से 20 से अगला वाला, यानी मॉडल क्लास यहाँ पे कौन सी है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जिसकी होती है वो मॉडल क्लास होती है, यानी बहुलक वाला इंटरवल, बहुलक अंतराल बोलते हैं। बहुलक अंतराल हो गया 10 से 20 वाला, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी। अब उसके अगली इंटरवल 20 से जस्ट वाला इंटरवल कौन सा? 20 से 30। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 20 से 30 वाली फ्रीक्वेंसी, 21 से 30 वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी, सॉरी ये 20 से 30 है, 20 से 30 वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हो जाएगी F2। यानी F2 बराबर कितना हो गया? F2 बराबर कितना हो गया? अब इस फॉर्मूले पे रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बहुलक निकालने। क्योंकि इस तरह का जब ग्रुप्ड डेटा होता है तब तो
अनग्रुप डेटा होता है तब तो आप निकाल लेते हो, लेकिन उसको हम इंटरवल डेटा में जब डिवाइड कर देते हैं तब निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये फॉर्मूले से आप यूज करके निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं इस पे एक क्वेश्चन, फिर आपको क्लियर हो जाए। देखो भाई साहब, कहा गया 30 स्टूडेंट हैं जिनके स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाए गए हैं आपको कि किस रेंज में कितने, जैसे 10 से 20 के बीच में 5 लड़के हैं, 20 से 30 के बीच में 12 लड़कियां हैं, 30 से 40 के बीच में 8 लड़कियां और 40 से 50 के बीच की 5 लड़कियां। मैं लड़कियों को टॉपर मानता हूँ, ज़्यादा लड़कियां टॉपर में। आपको इनका मोड निकालना है, बहुलक की गणना करनी है। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा पहले फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कितने स्टूडेंट आए हैं उस रेंज में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी ये लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे। तो आपकी मॉडल क्लास क्या होगी, 20 से 30 वाली क्लास, यानी ये मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को आप मार्क कर लो, ये मॉडल क्लास हो। मॉडल क्लास की जो लोएस्ट लिमिट होती है उसको बोलते हैं एल, यानी 20 से 30 की लोएस्ट लिमिट कितनी होगी, तो होगी 20, लोएस्ट यानी कम वाली। F1 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी कितनी है मॉडल क्लास की, 12। F0 इससे जस्ट पहले वाले, F0 क्या होता है, इससे जस्ट पहले 20 से 30 से पहले क्या है, 10 से 20, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 5। तो F0 क्या होता है, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले इंटरवल का, यानी कि इसका जस्ट पहले कौन सा था, ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5। F2 क्या होता है, F2 होता है इसके जस्ट बाद वाला, मॉडल क्लास के जस्ट बाद, 20 से 30 के जस्ट बाद क्या है, 30 से 40। देखो है तो 40 से 50 भी, लेकिन जस्ट बाद 30 से 40, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। F2 कितना हो गया भाई साहब, F2 कितना हो गया, 8। आपके पास F1 हो गया। H क्या होता है, हाइट, साइज। साइज क्या होता है, साइज किन्हीं दो का डिफरेंस ले लो, 20 से 30 का, 30 से 40 का, 40 से 50 घटाओ, 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 30, यानी इंटरवल कितने साइज का है, साइज आपसे बेसिकली। H क्या होता है, साइज। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30, या मॉडल क्लास से समझो 30 माइनस 20 यानी कि 10। अब आप फॉर्मूले में रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 7 हो गया, गुड़े H 70 बटे 2F1 यानी 24 माइनस F0 प्लस F2 13, 24 माइनस 13 11, 24 माइनस 13 लिखा रहने देते हैं, यानी ये हो गया 20 प्लस 70 बटे 11, 20 प्लस 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 4 40, 11 तिया 33, 7 70, 11 छक्के 66, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 26.36, 26.36 आपका उत्तर हो गया। क्लियर हो गया। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आराम से। बोलो क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले का एक बार और लिख लो, अगर नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में लिख लेना। अब हम आते हैं अगला, मीन मोड मीडियन का एक रिलेशन का फॉर्मूला होता है। देखो, जो मीन मोड और मीडियन के रिलेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। ठीक है, देखो कैसे निकाल सकते हैं। एक मैं डेटा लेता हूँ, 5 5 3 2 7 6 9। इसका हम पहले कैलकुलेट कर, सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लेंगे। मीन निकालो इसका। मीन क्या होता है, मीन कैसे निकलेगा, मीन होगा, पहले मीन निकालो, मीन मतलब सम निकालो और डिवाइड कर दो कितने से, 3 3 6 1 7 से। तो 5 5 10, 3 13, 2 15, 7 22, 6 28, 9 37। फिर से जोड़ लो, 9 6 15, 7 22, ठीक है, 2 24, 3 27, 5 32, 5 37। ये काम करो, इसको 9 को नहीं 7 रख लो, जिससे थोड़ा कट रहा हो, आराम से हो जाए। ठीक है, अब देखो सही, तो जोड़ो, कुछ भी रख सकते हो वैसे, पॉइंट में आएगा, वरना 5 5 10, 3 13, 2 15, 7 22, 6 28, 7 35। 35 को 7 से डिवाइड कर दो, यानी कि मीन बराबर आ जाएगा 5, माध्य आ गया 5। मीडियन, मीडियन के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, लिख देते हैं 2 3, फिर कौन सा आएगा 5 5, ठीक है, फिर कौन सा आएगा 6 6, नहीं 6, फिर कौन सा आएगा 6 आ गया, फिर आ गया आपका कहाँ चला गया, 6 के बाद आएगा 7 7। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, मीडियन कौन सी होगी। मीडियन हमेशा होता है
यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 7, तो मीडियन हो जाएगी यानी माध्यिका हो जाएगी n+1/2 टर्म, विषम है क्योंकि, तो n/2 यानी 7+1/2 यानी 7+1 8/2 यानी फोर्थ टर्म यानी कि ये मीडियन हो गया। आप अभी एक चीज़ में चिंतित होंगे, मीडियन कितने होंगे 5। अब बहुलक कौन है एक बात बताओ, देखो 5 भी 2 बार आ रहा है, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है और 7 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। अब बहुलक कौन सा होगा, आप 5 को भी बहुलक ले सकते हो, 7 को भी बहुलक ले सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों सॉरी हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं पता कौन से वाले की है कि 5 की है या 7 की, तो दोनों की है, तो आप 5 को भी बहुलक ले सकते हो 7 को भी, यानी जो आपका मोड होगा वो 5 को ले सकते हो। ठीक है, 5 को लोगे तो आप देखो मीन आपका 3 टाइम्स ऑफ मीडियन यानी 3 × 5 = 15 बराबर मोड 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माध्य यानी कि 2 × 5 = 10, तो ये बराबर है। इसी वजह से मैंने 7 2 बार ले लिया था कि आपको ये फॉर्मूले की लिमिटेशन पता चले। आपको ये फॉर्मूला हर कोई करवाता है लेकिन ये नहीं बताता ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर गिवन डेटा है तब नहीं लगेगा भैया, गिवन डेटा के साथ नहीं लगेगा। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि अनइवन डेटा जब दिया रहे, हमें पता ना रहे कि कैसा है, हमें दे दिया जाए मीडियन, हमें दे दिया जाए मोड, तो हमसे मीन पूछ लिया है तो हम निकाल लें। हमें सीधे मोड दे दिया जाए, मीन दे दिया जाए तो हमसे मीडियन निकालने कह दिया तो निकल जाए। हमें कह दिया जाए मोड पता है, हमें पता कह दिया जाए मीडियन पता है तो हम मीन निकालें। कोई 2 चीज़ें देख के तीसरी चीज़ पूछ ली जाए तो हम तीसरी चीज़ बता पाए, वहाँ पे यूज करना है, बस दैट्स इट। ठीक है, इसके तरह का एक प्रश्न करवा दे रहा हूँ। देखो अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मीड से मीडियन हो जाएगा, मोड से मोड हो जाएगा, MEA से मीन हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे 3, यहाँ पे लगाएंगे 2 और यहाँ पे ये प्लस ये बराबर। ठीक है, अब देखो आपसे कहा गया एक मॉडरेटली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विषम वितरण, कुछ पता नहीं है। मीडियन इज 20, मीडियन 20 हो गया। मीन 22.5 है तो 22.5 × 2। आपको निकालने को कहा गया मोड की वैल्यू बताओ, मोड की वैल्यू x मान लेते हैं। 3 × 20 60, 60 में से कितना घटाना है 45, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो मोड कितना हो गया भाई साहब 15। आपको 3 × मीडियन यानी 3 × माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य अगर आपने कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा 15। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया लल्ला, बहुत सुंदर। ये है रिमेनिंग पोर्शन, ये मैं अगली वीडियो में यानी कि अगले पार्ट में करवा दूंगा, फिर मर्ज वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। PDF आपको जब पूरा वीडियो आ जाएगी उसके बाद मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स बना लेना। और इसके परे जब ये सेकंड पार्ट भी आ जाएगा उसके परे कुछ भी नहीं। अब आप मीन मोड मीडियन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, रेंज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जाके जहाँ मन करे वहाँ से सॉल्व करें, आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे, सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वे।